सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 2 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार कंटेंट देख लेते हैं। आज का कंटेंट क्या है। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने 7 न्यूज़ को पिक किया है। मुझे लगता है 7 के 7 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं जो अपने आप में एक बड़े कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो एक फाइनेंशियल मार्केट से भी रिलेटेड न्यूज़ है। और पास में बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें बात करनी है। जैसे यूएस इजरायली वॉर चल रही है ईरान के साथ, तो उससे क्या जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स क्रिएट हो रही हैं, इंडियन ट्रेड पे क्या क्रिएट होंगी, ठीक है, इंडियन मार्केट पे क्या क्रिएट होंगी, ऑल ओवर मार्केट पे क्या क्रिएट होंगी, ठीक है। उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अभी। तो वो सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहली न्यूज़ जो है उसी पे ही है, ब्रेविंग ट्रेड विंड्स ऑफ चेंज, जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स ऑन इंडियन ट्रेड, ठीक है। तो वो सेम चीज़ हम बात करेंगे यहाँ पर कि ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी इस चीज़ से, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर बात करेंगे, अलग अलग रूट्स के ऊपर बात करेंगे, कौन से रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजिक आउटलुक हो सकता है ईरान का, इंडिया का और बाकी और कंट्रीज़ का भी, ठीक है। तो उस सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। फिर सेकंड न्यूज़ जो है ना, फर्स्ट न्यूज़ से ही थोड़ी रिलेट करती है। जहाँ पर जीआईसी आरई ने विड्रॉ कर दिया है मैराइन हल वॉर कवर इन हाई रिस्क रीजन। तो नॉर्मली देखो, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वॉर होती है, तो कभी कभी जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है ना, तो वो विड्रॉ कर लेती हैं कुछ पर्टिकुलर कवर्स के। तो वो इसमें से एक कवर जो है मैराइन हल वॉर कवर भी होता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्यों उसको विड्रॉ किया, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे प्राइवेट इंश्योरर्स पे, ऑल ओवर वर्ल्ड के इंश्योरेंस पे, प्लस स्पॉट मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे। तो हम उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा हम पे भी। अब थर्ड न्यूज़ देखते हैं। थर्ड न्यूज़ बोल रही है एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ इंडियाज यूपीआई इकोसिस्टम। तो यहाँ पर कुछ डाटा रिलेटेड न्यूज़ है यूपीआई इकोसिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जिसमें फरवरी का डाटा है और उसको कंपेयर किया है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इस बार फरवरी में कुछ अच्छा हमने काम किया है, मतलब अच्छा यूपीआई इकोसिस्टम उसकी ग्रोथ हुई है नहीं हुई है। अगर हुई भी है तो उसके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फोर्थ न्यूज़ क्या है, सेबी एट 1 ईयर तोहिन कांत पांडेज रेगुलेटरी ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा 1 साल उनको हो गया है तोहित कांत पांडे का। तो उनको उनका इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है, यही है, वहाँ पर बहुत बहुत अलग अलग टॉपिक्स बताए, प्रॉब्लम्स बताई, फिर उसके सॉल्यूशन बताए क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कर सकती है सेबी कर सकता है आने वाले साल में या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसमें ही हम अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जो फिफ्थ न्यूज़ है उसमें भी ये इंटरव्यू रिलेटेड ही है, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री एंड पॉलिसी आउटलुक। तो यहाँ पर ये थोड़ी इजी न्यूज़ होगी, लेकिन ये भी अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही है। तो एक तरीके से समरी होगी पूरे पूरे साल की, ठीक है। तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे वो क्या हुआ और आगे उनका आउटलुक क्या है, हमारे गवर्नर का ही आउटलुक क्या है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। जो सिक्स न्यूज़ है, इंडियाज़ जीएसटी कलेक्शन फरवरी स्नैपशॉट एंड इकोनॉमिक सिग्नल्स। तो यहाँ पर ये जीएसटी कलेक्शन कितना रहा, कम रहा, ज़्यादा रहा, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रही, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा भी रहा तो उसके पीछे कौन से रीज़न हो सकते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा रीज़न हो सकता है या हमारे डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा अच्छा रीज़न है, मतलब कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। तो वो सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। जो सेवंथ न्यूज़ है, यहाँ पर ईएमआई स्कीम के ऊपर बात हो रही है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, क्यों इसको लाया गया, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट देता है टू द कस्टम ड्यूटी पेमेंट के ऊपर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है एक इम्पोर्टर को, उसके ऊपर भी हम अच्छे खासे बात करेंगे, ठीक है। तो ये होने वाला है पूरे न्यूज़ का फ्लो। इसके अलावा मैं एक डेली क्विज़ भी देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको इस पर्टिकुलर सेशन को देखने के बाद आप डेली क्विज को ट्राई कर सकते हो और आप अपना स्कोर कमेंट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो ठीक है, पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, ब्रेविंग ट्रेड विंड्स ऑफ चेंज, जियोपॉलिटिकल शॉक वेव्स ऑन इंडियन ट्रेड, ठीक है। तो दिस आर्टिकल ब्रेविंग ट्रेड विंड्स ऑफ चेंज हाईलाइट द सिवियर इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिकल रिपल इफेक्ट दैट
द एक्सकेलेटिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया इज हैविंग ऑन इंडियन ट्रेड, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में, उसकी वजह से इंडियन ट्रेड्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से लॉजिस्टिकल रिपल इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं या सीवियर इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ना। तो जो कोर क्राइसिस है वो क्या है, जियोपॉलिटिकल एक्सेलेरेशन है क्या, वो एक बार देख लेते हैं। हमें वैसे पता है ये, द इमीडिएट ट्रिगर ऑफ फॉर दिस क्राइसिस इज द रैपिडली इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। स्पेसिफिकली द जॉइंट यूएस और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द ईरान, ठीक है। उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे, ठीक है, ड्रोन अटैक हुए हैं। फिर ईरान ने भी उसकी जहाँ पर भी यूएस के जहाँ पर भी बेसिस थे, ठीक है, मिलिट्री बेसिस थे, वहाँ पर बैलिस्टिक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ईरान ने। एंड ईरान सब्सिक्वेंट रिटेलिएशन, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है all over the world. This exchange of hostilities has effectively turned major trade routes into the conflict zones, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स जो है ना कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट हो गए हैं, causing immediate collateral damage to the global supply chain, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज हुआ है, ठीक है। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से डैमेज थे, ठीक है। द लॉजिस्टिक नाइटमेयर, एयर एंड सी डिस्ट्रप्शन हो गया, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज सेवरली बॉटलनेक द टू प्राइमरी आर्टरीज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको एयर रूट से आप किसी सामान को भेज सकते हो, किसी गुड्स को भेज सकते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को भेज सकते हो, और सी के रास्ते से भेज सकते हो, ठीक है, समुद्र के रास्ते से भेज सकते हो। तो पहले सी वाला देख लेते हैं, सी में क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो मैरीटाइम ट्रेड, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल पॉइंट है, ठीक है। इसको ही बोल रहे हैं द स्ट्रेट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट अ वाइटल चॉक पॉइंट फॉर ग्लोबल शिपिंग, उसको जो है ना क्लोज कर दिया है मरीन ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट करता है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, थोड़ा इसके बारे में आप जान लो। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वो कनेक्ट करता है किसको, गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है, वो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से, ठीक है। और फिर जब आप पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान पे चले जाते हो तो उसके बाद जो है ना फिर आपके लिए पूरे और रूट खुल जाते हैं, मतलब आपके पास फिर अरेबियन सी खुल जाता है, ठीक है। फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत एक वाइटल चॉक पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पैरालाइज होता है, यहाँ पर कोई भी ऑयल कैरियर या शिप कंटेनर को पैरालाइज किया जाता है इधर, या रोक लिया जाता है, कंटेन कर लिया जाता है, कन्फाइन कर लिया जाता है, तो उससे जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो इमीडिएटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ कि ऑयल कैरियर्स को रोक लिया गया, ठीक है, क्योंकि ईरान ने वहाँ पर ब्लॉकेडिंग कर दी है उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑयल कैरियर्स हैं, जो शिप कंटेनर्स हैं, इनको भी रोक लिया गया है, तो वो कन्फाइंड हो गए। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ ही सारे के सारे हमारे ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे साउथ ऑयल प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, हमें भी एक बार देखेंगे, इसको मैप पे भी देखेंगे। प्रोड्यूसर्स जैसे हमारे सऊदी अरेबिया, ऐसे हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया, और इराक हो गया, ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा ऑयल जो है लगभग 20 to 30% ऑफ टोटल वर्ल्ड कंजप्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कंजप्शन, ठीक है। वर्ल्ड का जो 20 or 30% ऑयल कंजप्शन है वो यहाँ से ही आता है, यहाँ से वो पूरा होता है, मतलब ये सप्लाई चेन लगभग 20 or 30% की है, ठीक है। अगर यहाँ पर इनको इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ब्लॉक कर दिया जाए या बैरिकेड कर दिया जाए यहाँ पर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी कि जो ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गया तो जो ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड तो और ज़्यादा बढ़ रही है उल्टा, ठीक है। डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई इस बॉटलनेक की वजह से कम हो गई है, और 20 or 30% तो ब्लॉक कर दिया है ना। तो उसकी वजह से इमीडिएट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी सप्लाई चेन में, जिसकी वजह से सिंपल है, जो ऑयल एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कंटेनर के थ्रू जाती हैं, जो शिप के रास्ते जाती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गए, ठीक है, फूड हो गया, फूड आइटम्स जाते हैं, मेडिकल सप्लाईज जाती हैं, ठीक है। वो टू एंड फ्रो होती रहती है, मतलब इधर से उधर जाती रहती है, उधर से इधर जाती रहती है, मतलब शिफ्ट होती रहती हैं। तो मिडिल ईस्ट में ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहाँ पर अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि हो रही है ना। तो ना गुड्स पास हो पाएंगे, ना ऑयल पास हो पाएगा। गुड्स, ऑयल, फूड, मेडिकल सप्लाई पास नहीं हो पाए तो जो बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ डॉलर है, उसकी इन्वेंट्री है,
वो एक तरीके से स्ट्रैंगल्ड हो जाएगी एक जगह, ठीक है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया ईरान की तरफ से। दूसरा क्या है, एयर कार्गो। तो यहाँ पर एयरशिप क्लोजर हो गया है, ठीक है। जब भी ऐसा अटैक होता है ना, जब भी किसी पर्टिकुलर से ईरान पर अटैक हुआ और इसने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कंट्रीज़ में, अपने आसपास की कंट्रीज़ में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ की यूएस बेस को उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उस इस रिटेलिएशन की वजह से क्या है, जितने भी कार्गोज होते हैं, जो कार्गो एयरप्लेन्स होते हैं, वो फिर इस इफेक्टेड एरिया से नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू द सेफ्टी रीजन बोल लो, है ना। वैसे यही रीज़न होता है कि सेफ्टी रीज़न की वजह से यहाँ से नहीं उड़ सकते हैं, है ना। तो वो लॉन्गर रूट लेते हैं, वो बड़े बड़े रास्तों से जाते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, डिटोर करते हैं अपने रूट को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट बढ़ जाता है इनका। अभी एक एक एयरक्राफ्ट के अंदर, जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं कि भाई आप पर इतना ही स्पेसिफिक वेट ही लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर इनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा, ठीक है, मोर फ्यूल। तो जब मोर फ्यूल होगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉस्ट बढ़ गई, एक तो मोर फ्यूल की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, अगर ज़्यादा फ्यूल डाल दिया एक एयरक्राफ्ट में, वेट तो रेस्ट्रिक्टेड ही है ना, वेट तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप वेट कैरी कर सकते हो, एक एयरक्राफ्ट का वेट होना चाहिए, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो हमने फ्यूल ज़्यादा कर दिया, तो जितना भी कार्गो होगा उसके अंदर, जितना भी मटेरियल होगा जिसको भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करा रहे हैं ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स आ गई कि भाई एक तो गुड्स भी नहीं जा पाए सही से, ठीक है, कम क्वांटिटी के गुड्स गए, उल्टा फ्यूल में ज़्यादा खर्चा आ गया और लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। मैन पावर लॉस, सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ अफेक्ट होती हैं, तो एयरक्राफ्ट का बिजनेस जो है पूरा का पूरा लो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है जो हो भी रही है, ठीक है। तो बिकॉज फ्लाइंग ओवर द कॉन्फ्लिक्ट जोन जो है वो एक अनसेफ तरीका है, तो जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं या कार्गो प्लेन्स होते हैं वो फोर्स हो जाते हैं टू टेक अप मैसिव डिटोर। जैसे उन्हें रीराउटिंग करना पड़ता है साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका का रूट है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताई वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में एक वेट की लिमिट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा तो वो कॉस्ट बढ़ा दिया, फिर मैन पावर चाहिए होगी उतने लंबे रास्ते को हैंडल करने के लिए, प्लस कार्गो, क्योंकि वेट एक लिमिटेड है, तो कार्गो की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको ओवरऑल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स इसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला यही है कि लॉजिस्टिक नाइटमेयर क्रिएट हो गया है, एयर एंड सी डिस्ट्रप्शन हो गया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, और ये हो गया हमारा पर्शियन गल्फ, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है बीच में, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। तो जैसे ही सारी की सारी कंट्रीज़ हो गई, इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, हमारा इधर ही कुवैत है, ठीक है, ओमान, ये सब जो कंट्रीज़ है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इधर ही ऑयल आता है, प्रोड्यूस होता है, और फिर शिप के थ्रू, वेसल्स के थ्रू जो है इधर से पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, ठीक है, सप्लाई होता है। तो अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे तो फिर जितने भी यहाँ पर शिप्स हैं, ठीक है, या वेसल्स हैं, वो यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो पाएंगी। तो जितना भी 20 to 30% ऑयल सप्लाई है, टोटल ऑयल पूरे वर्ल्ड का कंजप्शन है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ख़त्म हो गई, सप्लाई ही नैरो हो गई। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, फिर हम नीचे साउथ अफ्रीका के टिप से, केप ऑफ गुड होप से भी निकल सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से भी जा सकते हैं इधर से, ठीक है, रेड सी से होते हुए, और फिर स्विस कनाल के थ्रू पास हो जाएं, ठीक है। तो हम कहीं भी जा सकते हैं फिर, पर अगर यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक कर दिया, जो कि यहाँ से 20 to 30% हमारा ऑयल आता है, तो फिर एक बहुत बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल शॉक वेव क्रिएट हो जाएंगी, इंडियन ट्रेड्स पे भी क्रिएट हो जाएंगी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो जाएंगी, जो कि हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर है वो, ठीक है। आप अगर लोकेशन देखना है तो पाकिस्तान के बिल्कुल साइड में ही ईरान आता है, फिर उसके ज़रा सा नीचे ही छाबार पोर्ट के थोड़ा सा साइड में ये पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मोस आ जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, कनेक्ट ऑयल एंड एलएनजी प्रोडक्शन इन द मिडिल ईस्ट टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है, वाया अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, ठीक है, अरेबियन सी यहाँ पर हो गया, इंडियन ओशन इधर की साइड हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है पूरे का पूरा। तो इसमें क्या देखो, 30% ऑफ द ग्लोबल सी बॉर्न ऑयल ट्रेड होती है, और 20% ऑफ द ग्लोबल एलएनजी ट्रेड होती है इसके थ्रू। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को रोक दिया जाए, वहाँ पर ब्लॉकिंग कर दी जाए, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो सऊदी अरेबिया है इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ऑयल थ्रू द स्ट्रेट, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट से सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो कतार है लीड करता है किसमें, एलएनजी एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। तो वो रुक जाएगा, वो सब चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द कैच, कैच मैं आपको बता ही चुका हूँ, लॉन्गर रूट्स की वजह से जो है ज़्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ता है, वो एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट वेट लिमिट हमें ज़्यादा फ्यूल को कैरी करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से कार्गो जो है वो कम हो जाएगा, और जो पूरा का पूरा एयर फ्रेट कैपेसिटी है वो रिड्यूस जाएगी, इन द एंड कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, थोड़े और पॉइंट देख लेते हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज चोक पॉइंट है, वहाँ से क्या होता है देखो, 40 to 50% ऑफ इंडियाज क्रूड इंपोर्ट होता है, 55% LNG सप्लाईज होती हैं, 80 to 90% ऑफ द कुकिंग गैस इंपोर्ट पास थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी बेंचमार्क ब्रेंट देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर सेटल नियर $73 अ बैरल, ठीक है, ऑन फ्राइडे। एक बैरल $73 का था, ठीक है, जो कि अराउंड $6 हायर सिंस अर्ली फेब्रवरी, ठीक है। एंड तक आते थे $6 बढ़ गया। अभी अभी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिस्क जो कि ये हो रखा है, उसकी वजह से और बढ़ेगा, जो एक बैरल है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। prolonged टेंशन लेड टू हायर ऑयल रिस्क। तो वही, अगर ज़्यादा टेंशन बनी रही और लंबे टाइम तक बनी रही तो इससे क्या होगा, ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी पूरी की पूरी, ऐसा भी हो सकता है। वो हमने बताया 20 to 30%। इकोनॉमिक स्पिल ओवर क्या है, इससे क्या होगा, वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट रिस्क बढ़ सकता है, और जो रुपी पे प्रेशर है वो भी बढ़ सकता है। रेमिटांस, वहाँ से रेमिटांस आने कम हो सकते हैं, ठीक है, रेमिटांस फ्लो वनरेबल हो सकता है। और हायर फ्रेट इंश्योरेंस ट्रांजिशन डिले भी हो सकता है, ठीक है, हायर फ्रेट इंश्योरेंस और ट्रांजिशन डिले भी हो सकता है। एयर स्पेस कर्व्स एंड सप्लाई चेन कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया है। दूसरा कि इंडिया का शेयर ट्रेड कितना है वेस्ट एशिया के साथ, लगभग कितना है, फाइनेंशियल ईयर 25 में 15.4% है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 90 से थोड़ा सा ही बढ़ा है, ठीक है, 1% ही इंक्रीज हुआ है। ईरान से हमने कम करने की कोशिश करी है, 2 से हम 0.1% पे गए। इसराइल से भी हमने कम करने की कोशिश करी है, 0.7 से 0.3% गए, ठीक है। यूएई एंकर करता है पूरा का पूरा इंडियाज का वेस्ट एशियन ट्रेड, ठीक है। तो देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है, ठीक है, यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा इनके साथ ही रहता है। यहाँ पर इंपोर्ट हम इनसे बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट लगभग हम कम ही करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनके साथ ही हमारा ट्रेड ज़्यादा होता रहता है। तो अगर इस मिडल ईस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या वेस्ट एशिया में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो उससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा वही करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से हम पे हमारा जो रुपये है वो गिरने लग सकता है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने की जरूरत थी। वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहे हैं, द फाइनेंशियल थ्रेट टू द एक्सपोर्टर्स। तो एक बार अब ये देख लेते हैं कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इंडियन एक्सपोर्टर्स आर कॉट इन अ प्रिकारियस फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू दी सडन शिफ्ट। जो अभी सडन शिफ्ट हुए हैं उनकी वजह से जो है ना, उनकी पोजीशन थोड़ी नीचे हो गई, डाउनग्रेड हो गई। कैसे? एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। जो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स होते हैं, हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो अपने गुड्स को सेल करते हैं वो फिक्स्ड डिलीवर्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ठीक है। जहाँ पर मतलब वो प्रॉमिस करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे गुड्स को टू द बायर एक सेट प्राइस पे, बट सेट प्राइस के अंदर सब कुछ आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा वो एक CIF नाम की चीज़ होती है, ठीक है। CIF होता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो CIF होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है कि फ्रेट रेट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, बट हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स ने जो बायर्स हैं, जो फॉरेन बायर्स हैं, उनके साथ जो है ना पहले से एक फिक्स प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो जितना भी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो कौन बियर करेगा इन द एंड, हमारे एक्सपोर्टर्स बियर करेंगे, इंडियन एक्सपोर्टर्स बियर करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से उनको हैवी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो जब भी एक इंटरनेशनल ट्रेड होती है, तो उस इंटरनेशनल ट्रेड में एक बायर जो है वो थोड़ा सर्टेनिटी चाहता है कि उसको गुड मिल जाए, ठीक है। तो वो सर्टेनिटी के लिए क्या करता है, वो हमारे हमारे इंडियन एक्सपोर्टर से जाके बात करता है, देखो भाई, मैं आपसे गुड्स खरीदूंगा, वो भी इतना पर्टिकुलर अमाउंट में खरीदूंगा, पर तभी खरीदूंगा जब आप जो है हमें फिक्स्ड डिलीवर्ड प्राइस टर्म्स दोगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे हमारे साथ। तो ये भी मान जाते हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स भी बोलते हैं ठीक है, हम देने को तैयार है, क्योंकि उनको ऐसा पता नहीं होता ना कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, आज के दिन ऐसा हो जाएगा। तो वो जो है ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं, जिसको जैसे बोलते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस और एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स। और एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको बोलते हैं DDP कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि हमें देखने को बहुत जनरली मिलता है, ठीक है। जो CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, यहाँ पर क्या होता है, देखो ये एक सेलर और बायर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर मतलब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर वो अपनी दूसरी कंट्री में यहाँ पर एक इंपोर्टर होगा जो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये।
जहाँ पर सेलर जो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखता है कि भाई देखो मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, अपनी ऑब्लिगेशन लिखता है। ऑब्लिगेशंस क्या है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मैं सारा का सारा, एक तो देखो मैं क्या कवर करूँगा, मैं कवर करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, भाई वो तो करेगा ही ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स कवर करेगा, ठीक है। प्लस इस पे लगने वाला सारा इंश्योरेंस कवर करूँगा, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस होगा, क्योंकि जब भी एक गुड जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये जो सेलर है अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए और इतना भरोसा दिखाने के लिए, इतनी सर्टेनिटी दिखाने के लिए बायर को कि हाँ उसको उसका गुड प्रॉपर कंडीशन में मिल जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगी उसे, बायर को, तो उसे इंश्योरेंस कवरेज भी देना पड़ता है। अब वो खरीदता है उसे, ठीक है, तो उसके लिए क्या भरता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है। तो इनडायरेक्टली सेलर जो है, जो एक एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर समझ लो, वो उसकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड तो कवर करेगा ही, क्योंकि बनाने का कॉस्ट तो है ही, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम भी कवर करेगा कि भाई सही सलामत पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंचे तो इनडायरेक्टली सेलर को भी नुकसान ना हो उसमें और बायर को भी नुकसान ना हो उस चीज़ में, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरता है वो, प्लस फ्रेट 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 करने का भी कॉस्ट देता है। ये सारी सारी ऑब्लिगेशन इसकी होती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट भी ये भरता है। तो इसलिए सी, ठीक है, आई एफ, ठीक है, सी आई एफ ऐसे आता है। तो ये एक सेलर की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ये उसको फुलफिल करनी पड़ती है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, सी आई एफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। दूसरी जगह जो बायर्स होते हैं, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके से, ये भी देख लो। जो बायर्स होते हैं दूसरी ओर, उनकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, वो बोलते हैं कि ठीक है हम अपनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कवर करेंगे, ठीक है, जनरल आइटम जो है ये कवर करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कवर करेंगे, जो भी टैक्सेस है हम वो कवर करेंगे, प्लस जो हमारा कस्टम क्लियरेंस है वो भी हमारे अंडर ही आता है, हम कस्टम क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट फ्रॉम जो आप पोर्ट पे पहुंचा दोगे, पोर्ट से जितना भी फाइनल डेस्टिनेशन पे हमें ले जाना होगा, डेस्टिनेशन पे वो सारा का सारा जो कॉस्ट है, वो ये बायर का, जो भी बायर है वो कवर करता है सीएफ के थ्रू, ठीक है, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर ये सब लिखा जाता है। तो देखो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इंश्योरेंस वाला आ गया, फ्रेट कॉस्ट आ गया, जो कि बढ़ गए हैं अभी बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटीज, ठीक है। अभी जो जियो पोलिटिकल शॉक वेव चल रही है उसकी वजह से ये इंश्योरेंस प्रीमियम और एक फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया है, तो सेलर की ऑब्लिगेशन ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो एक एक्सपोर्टर है वो नुकसान में है अगर वो फिक्स प्राइस पे बेचता है, ठीक है, फिक्स प्राइस पे बेचता है, क्योंकि उसने जब ये बेच रहा होगा, जब ये बेच रहा था अपना सामान, तो उसमें उसने जो है ना इन सब चीज़ों को अकाउंट किया होगा, ठीक है। उस मान लो इसे 10 रुपये में अकाउंट किया होगा कि 10 रुपये का प्रीमियम हो गया मेरा, और 1 रुपये का मेरा फ्रेट कॉस्ट हो गया, और उसे उस पूरे मटेरियल को बनाने में मेरे को लगा 100 रुपये। तो उसने इस चीज़ को कवर किया होगा उसके अंदर, उस कॉस्ट के अंदर, ठीक है। और उसने बोला होगा एक फिक्स प्राइस कि भाई मुझे 120 दे देना तुम मैक्सिमम, ठीक है, पर यूनिट पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, लेकिन अब उसको क्या पता था कि ये 10 रुपये सीधे के सीधे 100 रुपये बन जाएंगे अपने आप में ही, ठीक है। जितना कॉस्ट नहीं है गुड का, उतना तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम बन जाएगा, उसको नहीं पता था ये सब चीज़, है ना। और फ्रेट कॉस्ट भी 20 रुपये हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर यूनिट है जो 120 रुपये में बेच रहा था, अब तो वो कवर ही नहीं कर पाएगी ना इसको, तो इनडायरेक्टली जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा इस सीआईएफ के थ्रू, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। अगला देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, वही है यहाँ पर मैं आपको जो ना ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है ना, ये मैं अगली न्यूज़ में बताऊंगा कि अगली न्यूज़ में वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो मूविंग गुड्स, जब आप एक वॉर जोन के थ्रू गुड्स को, सिंपल बात है, अगर आप वॉर जोन के थ्रू, मैं आपको बताता हूँ, कोई इंश्योरर जो है, इंश्योरर इस पर्टिकुलर सामान को इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मान लो एक्सपोर्टर है, अभी इंश्योरर को पता है कि इस सामान को कुछ होने वाला है नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कि इसको कुछ डैमेज हो जाए बहुत कम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इंश्योरर है इसको बोलता है कि तुम जो ना प्रीमियम भरोगे 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये फॉर दिस पर्टिकुलर बॉक्स। लेकिन अब वॉर चल गई है यहाँ पर, जहाँ पर ये जाने वाला है उसके आसपास जो ना वॉर हो रही है, तो इसको पता है कि जो इसकी, अभी इंश्योरर को पता है कि उधर वॉर हो रही है, तो यहाँ पर इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है, वो जो प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई है। तो या तो ये इंश्योरर जो है इंश्योरेंस देगा ही नहीं इसका, ये भी हो सकता है, या तो ये बोले कि भाई देखो इसके होने की, इसके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो भाई अब मैं प्रीमियम जो है वो 10 रुपये ना लेके सीधे 80 रुपये लूँगा, ठीक है। तो ऐसा ये प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो वॉर जोन के थ्रू जा रहा होता है। तो वही है, कॉन्सिक्वेंटली मरीन टाइम एंड एविएशन इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी स्काई रोटेड होते हुए दिखेंगे, हमें एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल प्राइस शॉक तो हम अब तब तक यही देखते आ रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर डिस्रप्शन हो गया, जिसकी वजह से भाई एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, ठीक है। तो वही है। कमोडिटी स्पेसिफिक इम्पैक्ट क्या है, ये जो आर्टिकल है ब्रेक डाउन करता है द इम्पैक्ट ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर्स, ठीक है।
using the 2025 Indo-Iran trade data as a baseline, where India export around 1.2 billion, mostly in agriculture, और import कितना किया है, 408.6 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो मतलब ईरान से import हमारा नॉर्मली कम रहता है और हम उसको बेच ज़्यादा देते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं, जहाँ पर हमारा बासमती राइस, हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस के, ठीक है। तो वो वाला एक प्रॉब्लम आ जाएगी, हम आगे देखेंगे उसको। तो राइस एंड टी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इंडिया को है, कॉमोडिटी स्पेसिफिक बहुत प्रॉब्लम्स है। दीज विल टेक अ शॉर्ट टर्म हिट ड्यू टू अ इमीडिएट लॉजिस्टिक फ्रीज। हमने देख लिया लॉजिस्टिक फ्रीज कौन से हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर राइस और टी जैसी चीज़ों पे, जो यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ईरान जैसी मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, शॉर्ट टर्म हिट आ सकता है। हाउएवर इंडस्ट्री लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैसिव मीडियम टर्म सर्च इन डिमांड भी हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, ठीक है। गल्फ कंट्रीज फियरिंग प्रोलॉन्ग वॉर आर एक्सपेक्टेड टू हैवीली स्टॉक पाइल फूड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली टारगेटिंग इंडियन बासमती राइस। बिकॉज ऑफ दिस एक मैसिव मीडियम टर्म सर्च इन डिमांड क्रिएट हो सकती है, ठीक है। बिकॉज उनको, गल्फ कंट्रीज को ऐसा लग रहा है कि भाई वॉर ज़्यादा लंबी चल सकती है, तो वो स्टॉक पाइल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बासमती राइस हम ज़्यादा भेजते हैं ईरान में, ठीक है। तो वैसी चीज़ों को संभाल के फूड सिक्योरिटी के लिए रखेंगे अपने पास स्टॉक पाइल करके, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इन सब में लॉस ही होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में थोड़ा फायदा दिखेगा, ठीक है। ये देख लेते हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का क्या है। शिपमेंट बाउंड फॉर द मिडिल ईस्ट आर डायरेक्टली हिंडर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज हो गया है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक चीज़ और है, शिपमेंट डेस्टिनेड टू यूएस और यूरोप वो रिलेटिवली स्टेबल है अभी के लिए। तो बस वहाँ पर क्या है, थोड़ा एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा लॉन्ग एयर ट्रांजिट रूट की वजह से, ठीक है। बस ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स है, बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जिसको लेड कर रहा है कौन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग को कॉल आउट किया है। बहुत सारे ऑफिशियल्स को बुलाया फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, फ्रेट फॉरवर्डर्स और शिपिंग इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्टर्स को, सबको बुलाया। और फिर गोल क्या है इस मीटिंग का, कि भाई वो एक्सेस टू इमीडिएटली एक्सेस द लॉजिस्टिक बोटलनेक, फिगरिंग आउट करना कि भाई वर्क अराउंड करना in for the blocked routes, finding ways to mitigate the financial damage being done to इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर है ना। तो उस पर ये सब चीज़ें बातें होंगी और फिर इसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो अभी मीटिंग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चलो सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या बोलिए, GIC-RE विड्रॉज मरीन हल वॉर कवर इन हाई रिस्क रीजन। तो पहले एक बार थोड़ा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। तो जो न्यूज़ है वो आउटलाइन कर रही है अ मैसिव शिफ्ट इन द मैरीटाइम इंश्योरेंस लैंडस्केप डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय द एक्सकेलेटिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया। हमने पढ़ लिया है ना कि वेस्ट एशिया में कौन से जियोपॉलिटिकल रिस्क हो रहे हैं अभी, है ना, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमने सब जान लिया है। एंड अदर ग्लोबल हॉटस्पॉट, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो रीजन है अभी पूरा जो वेस्ट एशिया का रीजन है वो हाई रिस्क रीजन बन चुका है। तो जो वेस्ट एशिया रीजन है ये एक हाई रिस्क रीजन है। तो जो GIC है, GIC कुछ कवर प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कुछ पॉलिसीज प्रोवाइड कराती है जिसको बोलते हैं मरीन हल वॉर कवर, ठीक है। अभी उन्हीं रीजन्स के अंदर हाई रिस्क रीजन में वो सारे के सारे कवर जो प्रोवाइड कराए थे GIC-RE ने, वो विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि GIC कौन से टाइप के कवर प्रोवाइड कराता है और इसमें वॉर कवर को कैसे इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, किस रीजन से किया है, कौन से लूप होल को यूज़ करके किया है, ठीक है, और लीगली किया है इन्होंने, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को बात करेंगे। तो देखो GIC क्या है, GIC-RE क्या है, वो एक री इंश्योरर है और ये गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब स्टेट रन है, स्टेट रन और ओन है। तो ये जो ना बहुत टाइप के कवर प्रोवाइड कराती है। एक स्टैंडर्ड कवर होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड कवर होता है जहाँ पर एक शिप ओनर के शिप को कवर किया जाता है, ठीक है। उस पर जितने भी बिग एसेट्स होते हैं, बड़े बड़े एसेट्स होते हैं और बड़े बड़े फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे स्टील हल हो गया, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें कवर होती हैं इसके अंदर। नेविगेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसके जितने भी रिस्क है वो कवर होंगे बाय GIC-RE, ठीक है। और इंजन हो गया, इंजन में प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कवर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे इसको बोलते हैं हल एंड मशीनरी कवर होती है इसमें, ठीक है। ये इस टाइप का कवर है, हल एंड मशीनरीज। तो लेकिन जो ये स्टैंडर्ड कवर है, ये जो है ना वॉर एरिया में या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं ना, टेररिस्ट वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर यह कवर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है, कोई भी रिस्क कवर नहीं करता, ये वाले रिस्क कवर ही नहीं करता।
वॉर एरिया में, वॉर रीजन में, ठीक है, या मैं बोल दूँ जहाँ पर टेररिस्ट अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कवर नहीं करता है यहाँ। तो शिप ओनर को क्या है, शिप ओनर को एक अलग से कवर खरीदना पड़ता है, इसको बोलते हैं वॉर कवर, ठीक है। उसके अंदर वो एक एडिशनल पेमेंट करता है, एडिशनल प्रीमियम भरता है, ठीक है, या एक बोल दो अलग से सेपरेटली एक पॉलिसी खरीदता है, उसके लिए एक एडिशनल प्रीमियम पे करता है। और अब जो है उसका शिप जो है ये वॉर एरियाज के अंदर भी कवर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे हाई रिस्क के एरिया होते हैं जहाँ पर ये कवर नहीं होता, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बोला है, GICRE ने बोल दिया है कि नहीं भाई अब यहाँ पर कवर नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली रिस्की एरियाज के अंदर ये कवर होते हैं, रिस्की एरियाज के अंदर शिप जो है कवर्ड होगा। लेकिन GICRE ने अभी ये देखा है कि भाई अभी जो पूरी कंडीशन है वेस्ट एशिया की बहुत बेकार चल रही है, और वहाँ पर ये सब होना, वहाँ पर अगर कोई शिप जाएगी और उस पर टॉर्पीडो अटैक्स हो सकते हैं, उस पर ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, सिविल वॉर की वजह से कुछ डैमेज आ सकता है ना शिप में, तो वहाँ पर अटैक होने के चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा है, 100% समझ लो, ठीक है। तो जब भी इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 100 तो नहीं बोलूँगा, 90% समझ लो, 90% है, इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो भाई इनको पक्का पता है, या तो ये बोलेंगी कि अगर आप इस एरिया से, इस हाई रिस्क एरिया से, हाई रिस्क जोन से निकलना चाहोगे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे अपना कोई भी सामान, तो या तो आप हमें एडिशनल पेमेंट करो, थोड़ा और पेमेंट दो, क्योंकि आप रिस्की एरिया से जा रहे हो, क्योंकि हम पे ज़्यादा रिस्क है, फिर GICRE पे ज़्यादा रिस्क है, एडिशनल रिस्क, तो या तो एडिशनल पेमेंट करो, ठीक है, एडिशनल प्रीमियम भरो, या जितने भी वॉर एरियाज़ है वहाँ पर आप जाओ ही मत, ठीक है। और अगर आप वॉर एरिया में गए तो हमारा जितना भी वॉर कवर है वो उसी टाइम पे नल हो जाएगा, ठीक है, नल हो जाएगा। तो उसका इन्फॉर्म किया है, उसी चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, पर्टिकुलर चीज़ है, इसको बताया है कि उनको बोला है कि हाई हाई रिस्क एरिया में नहीं जाना है आपको, ठीक है। और अगर आप जाते हो तो जितने भी हमारे कवर्स हैं, वॉर रिस्क, इवन वॉर कवर भी जो है, वॉर रिस्क कवर भी जो है वो भी नल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए इन्होंने 72 आवर्स का टाइम दिया है GICRE ने। GICRE को पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ हम ऐसा करने वाले हैं, तो सबको बोल दिया है कि भाई 72 आवर्स के अंदर जितने भी वॉर कवर्स हैं, ठीक है, इन द हाई रिस्की एरियाज, वो सब नल हो जाएंगे। नॉर्मली इसका 7 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है, वो हम बात करेंगे, वो एक्सेप्शन क्या है। इसको 5 बिग लूप बोलते हैं, बिग पावर लूप बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने कैसे किया और क्या इसने रीजनिंग दी, यही पूरे न्यूज़ है यहाँ पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि क्या है द कोर एक्शन। GICRE पुल्स द प्लग, ठीक है, जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, GICRE, वो एक स्टेट ओन री इंश्योरर है, उसने एब्रप्टली विड्रॉन कर लिया है अपना मरीन हल वॉर रिस्क इंश्योरेंस फॉर शिप्स सेलिंग थ्रू द डेजिग्नेटेड हाई रिस्क एरिया। कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड हाई रिस्क एरिया से अगर वो जाएंगी तो वहाँ पर वो कवर नहीं है, ठीक है। ये मरीन हल वॉर रिस्क कवर क्या होता है, ये जो स्टैंडर्ड मरीन इंश्योरेंस होता है वो ये सब चीज़ों को कवर नहीं करता है ना, जो भी एक्ट ऑफ वॉर से डैमेज होता है उनको कवर नहीं करता है। तो शिप ओनर्स को एक अलग से वॉर रिस्क पॉलिसी लेनी पड़ती है टू प्रोटेक्ट देयर $multi-million वेसल को, ठीक है, शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द फिजिकल डैमेज फ्रॉम द वॉर, टेररिज्म, पायरेसी और सिविल अनरेस्ट, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है, बाय पुलिंग दिस पर्टिकुलर कवर, क्योंकि GICRE ने ऐसे हाई रिस्क एरिया से कवर को पुल कर लिया है, ठीक है, विड्रॉ कर लिया है, तो GICRE क्या बोल रही है, ऑफिशियली स्टेट कर रही है जो रिस्क है वहाँ पर शिप का बीइंग अटैक्ड और डिस्ट्रॉयड वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हाई रिस्क एरियाज में, डेजिग्नेटेड हाई रिस्क एरियाज में उसको कवर को विड्रॉ कर रही है। इन दीज रीजन इज नाउ टू हाई टू इंश्योर एट स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पे नहीं कर सकती, या तो रेट बढ़ाओ, मैंने बोला था एडिशनल पेमेंट करो, ठीक है, एडिशनल प्रीमियम करो, या पूरा का पूरा नल कर दो वहाँ से, ठीक है, हाई रिस्क एरियाज में। तो उन्होंने यही काम किया है कि उन्होंने नल कर दिया है। अभी उसके पीछे क्या वो दिया इन्होंने, सडनली कैसे नोटिस दे दिया इन्होंने, द फाइव पावर्स लूप होल, इन्होंने इसको यूज़ किया, ठीक है। नॉर्मली जो इंश्योरर होता है उनको 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है अगर वो कुछ ऑल्टर करते हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस करते हैं अपने कवरेज के अंदर या विड्रॉ करते हैं अपने कवरेज को, ठीक है। लेकिन GICRE ने इन्वोक कर दिया है एक स्पेसिफिक क्लॉज अमेंडेड इन 2022। यहाँ पर उन्होंने उस क्लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मतलब 5 बिग पावर्स इन्वॉल्व होंगी, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US, इनमें से कोई भी इन्वॉल्व होगा, तो जो नोटिस पीरियड है ना, वो जो 7 दिन का था वो असल में 72 आवर्स का हो जाएगा, ठीक है, जो कि हुआ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इस वेस्ट एशिया में जो एक्सेलरेशन है वो यूनाइटेड स्टेट की वजह से इन दोनों ने मिलकर अटैक किया है ना, जिसकी वजह से GICRE अब लीगली फास्ट ट्रैक कर पाएगा उस विड्रॉल को, ठीक है,
7 डेज से 72 आवर्स का हो गया, ठीक है। तो ये नोटिस को इशू किया था 1 मार्च को। अब ये कवरेज जो है एंटायरली सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बाय 7 PM ऑन 3 मार्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो नो गो जोन क्या है, मैंने आपको बताया था कि हाई रिस्क रीजन में उन्होंने बोल दिया है कि इस रीजन में मत जाना, अगर जाओगे तो वहाँ पर नल हो जाएगा। तो द विड्रॉल अप्लाइज टू 7 हाईली स्पेसिफिक वॉलेटाइल रीजन, मिडिल ईस्ट में जितने भी हैं, पर्शियन, अरेबियन गल्फ ऑफ ओमान है ना, जहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, और पाकिस्तान वाटर्स, ईरान एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मोस, ठीक है। रेड सी कॉरिडोर को भी बोल दिया है, जहाँ पर सुएज कैनाल है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, द गल्फ ऑफ एडन एंड द साउदर्न रेड सी। और ईस्टर्न यूरोप को भी बोल दिया है कि वहाँ पर भी वो हाई रिस्क एरिया है। द सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, द वाटर्स ऑफ यूक्रेन, रशिया एंड बेलारूस। सैंक्शन नेशन के भी बोल दिया है। एनी कंट्री करंटली अंडर सैंक्शन बाय द UN और UK, US और EU, ठीक है। तो अगर इनसे सैंक्शन होगी तो वहाँ पर भी वो एक हाई रिस्क रीजन बन जाएगा, और वहाँ पर ये जो वॉर कवर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको विड्रॉ कर लिया है वहाँ से। आगे बढ़ते हैं। द ब्रीच ऑफ द वारंटी, ठीक है। एक थ्रेट भी है, अलग से एक थ्रेट भी दिया है। देखो ये क्या होता है, द आर्टिकल हाईलाइट्स द GIC-RE विल नॉट ऑफर ब्रीच ऑफ वारंटी कवर फॉर दीज जोन्स, ठीक है। वहाँ पर सीवियर पेनल्टीज फॉर शिप ओनर होगी ही होगी, ठीक है। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा बड़े हीरो होते हैं और वो शिप को जो है ना ऐसे पर्टिकुलर रीजन से, हाई रिस्क रीजन से लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर आप हमारी स्ट्रिक्ट कंडीशन को मानोगे नहीं और ऐसे हाई रिस्क एरिया से अपने शिप को लेके जाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, उसी टाइम पे नल हो जाएंगी, ठीक है। तो यही इन इंश्योरेंस टर्म अ वारंटी इज अ स्ट्रिक्ट कंडीशन। इन दिस केस द कंडीशन इज डू नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड जोन। रेस्ट्रिक्टेड जोन में एंटर ही नहीं करना है। और अगर कोई शिप का कैप्टन डिसाइड करता है कि वो उन वाटर्स को सेल करेगा, उन वाटर्स से सेल थ्रू करेगा, डॉक करेगा एट वन ऑफ दीज पोर्ट, या इवन स्टॉप फॉर रिपेयर, ड्राई डॉकिंग भी करेगा इन दीज एरियाज, तो ये माना जाएगा ब्रीच ऑफ द वारंटी, मतलब ब्रीच ऑफ द कंडीशन, एंड द कंडीशन इज डू नॉट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड जोन। तो GIC-RE विल इंस्टेंटली वॉइड देयर वॉर रिस्क प्रोटेक्शन, और जो नॉर्मल प्रोटेक्शन भी होती है ना वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लिविंग द शिप कंप्लीटली एक्सपोज टू कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल लॉस इफ अटैक, अगर अटैक हुआ तो फिर उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है फाइनेंशियली, ठीक है। तो यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। द रिपल इफेक्ट, कॉस्ट एंड सेफ्टी। ये जो डिसीजन है इसने क्रिएट किया है एक मैसिव हेडेक फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट, जो शिप ओनर्स हैं हु मस्ट ट्रांसिट थ्रू दीज एरियाज। देखो कुछ पर्टिकुलर शिप ओनर्स ने जो ना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन कर रखे हैं, जैसे ऑयल टैंकर्स लीविंग द पर्शियन गल्फ, चाहिए ही चाहिए, वो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर ये करना चाहते हैं तो इनको अल्टरनेट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा प्राइवेट कंपनीज से, या इंटरनेशनल मार्केट को लेना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ेगा। और स्पॉट मार्केट बहुत अनरेगुलेटेड होता है। यहाँ पर इनके ही टर्म्स पे, जो स्पॉट मार्केट में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके टर्म्स पे आपको लेना पड़ेगा और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है, ठीक है। बिकॉज द रिस्क इज सो हाई, तो अल्टरनेट प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, एंड द कॉस्ट विल इनएविटेबली बी पास डाउन टू द कंज्यूमर इन द एंड। ये सारा का सारा कॉस्ट कौन पे करेगा, जो गुड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कंज्यूमर्स के लिए हो रहा है, तो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारे का सारा जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव इन्होंने पैसा पे किया है, प्रीमियम पे किया है, वाया हायर प्राइस फॉर गुड्स एंड फ्यूल्स। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है इसमें, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है उन्होंने स्टेप इन किया है और इशू किया है स्ट्रिक्ट सेफ्टी एडवाइजरी टू द इंडियन फ्लैग्ड वेसल, कि भाई शिप एंटरिंग टेंस वाटर्स लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मोज, अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे एंटर कर रहे हैं, आर नाउ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ सिक्योरिटी ड्रिल, टेस्ट देयर अलर्ट सिस्टम्स एंड फॉलो स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल जस्ट टू स्टे अफ्लोट एंड अवेयर। तो इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर वो चाहते हैं ये सब करना। अभी मैंने बोला था कि जो शिप होते हैं वो इंश्योर करे जाते हैं, करना पड़ता है इनको थोड़ा, वेसल्स को इंश्योर करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो शिप ओनर होते हैं ना बहुत सारा पैसा लेके बैठे होते हैं बैंक से, तो बैंक के पास एक वीटो पावर आ जाती है। इसकी वजह से बैंक बोलता है कि देखो तुमने हमसे बहुत सारा पैसा ले रखा है, और अगर तुम ये वाला रिस्क, अपने जो वॉर रिस्क है इसको कवर करके नहीं चलोगे, उसके अलावा सेल करोगे, तो हम तुम्हें डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन में डाल देंगे। तो बैंक के पास लीगल पावर होती है कि शिप ओनर को जो है ना डिफ़ॉल्ट में डाल दो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको डिफ़ॉल्ट में डाल दिया जाता है, तो उससे शिप ओनर की भी दिक्कत हो जाएगी और बैंक को भी दिक्कत होगी क्योंकि उसका पैसा बहुत सारा लगा हुआ है। और अगर शिप
कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, कुछ भी गुड्स इधर उधर नहीं भेजती है, तो उसको वैसे ही लॉस होगा और बैंक को भी लॉस होगा। तो बैंक इनडायरेक्टली ये चाहता है कि भाई एटलीस्ट जो शिप है, जो एसेट है, वो तो बचा रहे, कि अगर वो पेमेंट नहीं करता है शिप ओनर तो वो एसेट को बेच के तो कुछ रियलाइज़ कर ले अमाउंट। तो इसलिए बैंक के पास एक वीटो पावर आ जाती है, जिसको फाइनेंशियल वीटो बोलते हैं, और वहाँ पर वो टेक्निकली इसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करके इसको ज़ब्त कर सकता है, मतलब शिप को। और अगर शिप वापस मतलब ज़ब्त हो गया है ना, और उसको अपनी कस्टडी में ले लिया बैंक ने, तो फिर क्या है, उस पर कोई भी सेल नहीं कर पाएगा, काम ख़त्म। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, जो हमारे शिप ओनर्स हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है ना, तो ये बहुत दिक्कत क्रिएट हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा GICRE के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GICRE। इसको फाउंडेड और इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? नवंबर 22, 1972 में। और कौन से एक्ट को यूज़ करके? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 एंड द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अभी ऐसे सिचुएशन चल रही है, मे बी हेडक्वार्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक्ट किस एक्ट से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है वो भी पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। इंडस्ट्री सेक्टर क्या है? ये इंश्योरर है और री इंश्योरर भी है, ठीक है, लाइफ एंड नॉन लाइफ का। कंपनी टाइप क्या है? देखो मैंने बोला था स्टेट ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब PSU है। इसके की लीडरशिप कौन है? श्री हितेश रमेश चंद्र जोशी इंटरिम CMD है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है? एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द इंडियाज UPI इकोसिस्टम, फरवरी डाटा रिपोर्ट। तो ये न्यूज़ थोड़ी हल्की न्यूज़ है, इसको पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। द आर्टिकल हाईलाइट्स द कंटिन्यूड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ UPI, इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात कर रहा है, और उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। फोकसिंग ऑन द ट्रांजेक्शन डाटा फ्रॉम February, while the total monthly number might look a slight dip। ऐसा लगेगा कि जो मंथली नंबर है उसमें थोड़ा डिप आया है एट फर्स्ट ग्लांस, ऐसा दिखेगा, लेकिन जो अंडरलाइंग डेली मैट्रिक है वो कुछ अलग स्टोरी बताती है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अडॉप्शन बताता है, ठीक है। वो कैसे है हम देखते हैं। कोर मैट्रिक देख लेते हैं। और न्यू डेली रिकॉर्ड क्या है? तो एवरेज डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हैं। हमसे कभी कभी नॉर्मल डाटा नहीं पूछा जाता कि भाई फैब में कितना था या हाईएस्ट कितना था, ऐसा नहीं पूछा जाता। एवरेज पूछ लिया जाता है कि अभी एवरेज ट्रांजैक्शन फिगर क्या है। तो जो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि 728 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एवरेज डेली ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ठीक है। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब आप एक नेटवर्क पेमेंट को देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो एवरेज जो है ना आपको ज़्यादा एक्यूरेट डाटा बताता है, ठीक है, मेजर ऑफ कंज्यूमर हैबिट्स बताता है देन द मंथली टोटल्स है। अभी हमने हिट कर लिया है 728 मिलियन ट्रांजेक्शन अभी सिंगल डे हम इतना करते हैं। इसका मतलब UPI कितना डीपली इनग्रेन्ड है और इनकॉर्पोरेटेड है हमारी लाइफ के अंदर ना, इन द डेली फाइनेंशियल लाइफ ऑफ इंडियन कितना है, क्योंकि 728 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे हो रही हैं, यूज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टी। हम मॉर्निंग टी का भी पैसा UPI से पे करते हैं, लार्ज बिजनेस ट्रांसफर भी अब UPI से हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है ये। अभी थोड़ी मैथ देख लेते हैं, ईयर ऑन मंथ का भी एक बार गैप देख लेते हैं, या उसमें क्या क्या आ रहा है, ग्रो हुआ है या श्रंक हुआ है नंबर, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर बूम हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। कंपेयर अगर हम लास्ट ईयर की फरवरी से कंपेयर करेंगे तो UPI में एक मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है, 27% का जंप मिला है हमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में, ठीक है, और 22% का जंप मिला है, राइज मिला है हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में। वैल्यू मतलब यहाँ पर होता है कि कितना अमाउंट, मतलब डॉलर रुपी, मतलब वही रुपी कितना ट्रांसफ़र हुआ, मतलब 25 रुपये हुए, 26 रुपये हुए, जितने भी हो, 100 रुपये हुए, 1 करोड़ रुपये हुए, वो हो गई वैल्यू, वो टोटल कितना वैल्यू था। और ये नंबर ऑफ टाइम्स पीपल ने यूज़ किया, ठीक है, कितनी बार हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करता है, और जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो उस पूरे जितना टोटल अमाउंट है जो मूव हुआ वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। दिस प्रूव्स द नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग रिलायबली ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि इतना बड़ा जंप देखने को मिला है। 27% हमें वॉल्यूम में मिला है और 22% हमें वैल्यू में मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें मंथ उसमें थोड़ा डिप देखने को मिला है। अब यही एक चीज़ है, जो टोटल मंथली वॉल्यूम था वो ड्रॉप हुआ है 21.70 बिलियन से इन जनवरी में टू 20.39 बिलियन, इतने में हमें ड्रॉप मिला है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या कैलकुलेट करता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमें 21.70 बिलियन से, जो कि जनवरी में थी, अभी फरवरी में थोड़ा डिप देखने को मिला है, कम हुई है ना, अभी 20.39 बिलियन थी।
लेकिन हमने बोला कि ये तो असल में ग्रोथ हुई है हमारी, वो कैसे हुई, देखो वो यही है, अभी जो वैल्यू है उसमें भी डिप मिला है 5.2%, ठीक है। 28.33 लाख करोड़ थे जैन में, ठीक है, उतना उतना वैल्यू ट्रांजैक्ट हुआ था, मूव हुआ था मनी। अभी कितना हो गया है, 26.84 लाख करोड़ हुआ है फैब में, यहाँ पर भी डिप हुआ है। पर कैच क्या है, देखो कैच क्या है, ये एक इल्यूजन है कॉज बाय द कैलेंडर, क्योंकि जनवरी में होते हैं 31 डेज और फरवरी में होते हैं 28, इस बार 28 ही थे, क्योंकि फरवरी में 3 दिन कम होते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल मंथली नंबर है वो नेचुरली लोअर आया है। लेकिन देखो कितना पास आया है, कितना क्लोज है, अगर उसको 3 दिन और मिल जाते मे भी इससे भी ऊपर चला जाता है ना। तो हमें पता है, हमें दिख भी रहा है वो चीज़ कैसे, क्योंकि हमने डेली एवरेज को देखा है। डेली एवरेज कितना है, 728 मिलियन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। हम 3 दिन का मिलाएंगे तो सच में ये वैल्यू कितनी बढ़ के आएगी, है ना। तो वही है, मतलब 2 तो यहीं से आ जाएगा, 2 बिलियन तो एक्स्ट्रा यहाँ से ही जुड़ जाएगा। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि हाँ फरवरी में असलियत में एक्सपेंशन ही हुआ है, ठीक है, वहाँ पर बूम आया है, हमारे यूपीआई इकोसिस्टम में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली है बिकॉज ऑफ दिस डेटा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो एवरेज डेटा होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता चल जाता है कि यार हमारे मंथली में कितना होने वाला है, हमारा पर डे कितना होने वाला है। और ये जो 728 मिलियन है, कितना, ये पर मंथ थोड़ी ना है, ये पर डे है। देखो देखो 728 मिलियन एवरेज ट्रांजेक्शन्स डेली हैं, ठीक है। तो 3 दिन में देख लो कितना हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, द वाई, ब्रॉड बेस मर्चेंट अडॉप्शन, ठीक है। ये क्यों इतना बड़ा नंबर आया है, दो रीजन से आया है। P2P भी बढ़ा है, लेकिन P2M तो और बढ़ा है, ठीक है। इन द अर्ली डेज यूपीआई ग्रोथ जो है हेवली ड्रिवन होती थी P2P ट्रांजेक्शन से, जहाँ पर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने अमंग द फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स में पैसा ट्रांसफर कर रहा होता था। अब ये शिफ्ट जो है P2M, पीयर टू मर्चेंट में ट्रांसफर हो गया है, जहाँ पर शिफ्ट क्या हुआ है, नाउ द ग्रोथ इज इंक्रीजिंगली ड्रिवन बाय पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन। दिस मीन्स अब लोकल किराना स्टोर, स्ट्रीट वेंडर्स, लार्ज रिटेलर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं यूपीआई को, वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं यूपीआई। तो वहाँ पर हमारा क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है और ट्रांजेक्शन भी बढ़ रही हैं। और इससे क्या है कि अगर यूपीआई के थ्रू सबको ट्रांजेक्शन होता है तो हमारा सारा डिटेल्ड अकाउंट रहता है, कहीं भी कोई गैप क्रिएट नहीं होता फालतू का। तो एज अ मर्चेंट एक्सेप्टेंस रीच नियरली यूनिवर्सल लेवल, consumers are substituting cash with the UPI for everyday retail purchase, driving the daily average up to 728 million, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स पर डे। ये एवरेज वाली बात है। तो ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैश के साथ भी कुछ है, अब हम वो आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, सेबी एट 1 ईयर मिस्टर तोहिन कान पांडेज रेगुलेटरी ब्लूप्रिंट। तो जो आर्टिकल है कैप्चर कर रहा है एक पिवटल इंटरव्यू विद द तोहिन कान पांडे, जो कि चेयरपर्सन है सेबी के। वो अपना उनका 1 साल पूरा हो गया है ऑफिस में, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ आउटलाइन कर रहे हैं अपनी रेगुलेटरी फिलॉसफीज और एड्रेस कर रहे हैं कुछ प्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट द इंडियन कैपिटल मार्केट। और वहाँ इंडियन कैपिटल मार्केट में भी कौन सा सेगमेंट ज़्यादा, भाई डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, प्लस थोड़ा बहुत सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है ना, मतलब यहाँ से हम वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जो हम बातें करेंगे ना, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। द कोर फिलॉसफी, ये तो बहुत नॉर्मल है कि ऑप्टिमम रेगुलेशन होना चाहिए। जो तोहिन कांत पांडे हैं, उन्होंने बोला है कि उनका जो मेन प्रिंसिपल है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो है ऑप्टिमम रेगुलेशन होना। वो एक्नॉलेज करते हैं कि जब भी एक नया रूल आता है ना मार्केट के अंदर, मतलब जब भी सेबी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सेबी उसके अगेंस्ट एक नया रूल आता है, कुछ नए कंप्लाइंस बर्डन क्रिएट करता है। तो उससे क्या है, जो भी जो भी कंप्लाइंस को पूरा करने वाला है उस पर कॉस्ट बढ़ जाता है, कंप्लाइंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वो ये इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, जब भी वो एक नया रूल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस पर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने पहले डिस्कस भी किया था कि अब जो रूल है, ये रूल कैसे आया करेगा, ये एक अलग कमेटी के थ्रू आया करेगा। जब भी पहले रूल आएगा, जैसे वाला रूल आया, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये सच में हेल्प करेगा नहीं करेगा, जो भी स्कैम हुआ है उसको किस लेवल तक रोकेगा, ठीक है। स्कैम्स को, अगर वो स्कैम के थ्रू ये नया रूल आया है तो स्कैम को किस लेवल तक रोकेगा, उसमें कितने लोग, जो भी इन्वेस्टर्स है उसको कितना प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कितना मिलेगा, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। प्लस जब ये रूल को इम्प्लीमेंट करेगी, मान लो स्टॉक एक्सचेंज इम्प्लीमेंट करता है, हमारा एनएससी और बीएसई कर रहा है उसको, तो उस पर कंप्लाइंस कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। मान लो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो रहा है 1 करोड़ का, और उसको पूरा करने के लिए, उस कंप्लायंस को
कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए बीएसई और एनएससी का पैसा लग जा रहा है 100 करोड़ रुपीज़, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो कुछ अलग रूल लाना चाहिए, है ना, उस रूल को स्क्रैप करके कोई नया रूल लेकर आना चाहिए, न्यू रूल। तो यहाँ पर उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि अब जो है ना इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, पहले रूल को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उस पर थोड़ी टेस्टिंग करेंगे और ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हो रहा है, जो भी कंपनीज़ हैं और जो भी इसको कंप्लायंस करने वाली हैं, मतलब उन पे क्या कंप्लायंस कॉस्ट आने वाला है, जो भी कंपनीज़ हैं या एनएससी बीएसई हो गया, एक्सचेंज है, उन पे क्या चीज़ें आएंगी, नया आउटलुक क्या क्रिएट होगा, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है, रेदर देन पाइलिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, सेबी अब एक्टिवली रिव्यू करेगा रूल बुक को और फाइंड करेगा सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। अगर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ ना, मतलब आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, उससे फ़ायदा कम हो रहा है, ठीक है, तो अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो उस रूल को स्क्रैप कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर नया रूल लाया जाएगा। तो हम एक कॉमन ग्राउंड पर जाना चाहते हैं जहाँ पर एक सिंपलेस्ट रूल भी आए, जो समझने में आसान हो, प्लस वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए सबके लिए, ठीक है, जो भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके लिए भी और उससे जिसको फ़ायदा हो रहा है उसके लिए भी, ठीक है, टू अचीव दिस गोल। बस द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टर भी प्रोटेक्ट रहे और मार्केट के अंदर भी डेवलपमेंट होती रहे, और जितनी भी कंपनीज है एनएससी बीएसई है जिसको ये कंप्लायंस पूरा करना है, फुलफिल करना है, उन पर ज़्यादा कंप्लायंस कॉस्ट या बर्डन ना क्रिएट हो और कुछ कॉम्प्लेक्स बर्डन क्रिएट ना हो फालतू के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डेरिवेटिव्स एफएनओ मार्केट टारगेटेड सर्जरी नॉट अ स्लेज हैमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू एड्रेसिंग द मैसिव सर्च इन द रिटेल स्पेकुलेशंस विद इन द एफएनओ मार्केट. Market participants have been worried that SEBI might introduce sweeping bans, कुछ sweeping bans लगा देगा, sweeping bans मतलब immediate bans लगा देगा, which could drain liquidity from the market. A negative side effect seen in the countries like China और साउथ कोरिया. तो ऐसा देखा जाता है कि अगर स्वीपिंग बैंस लगाता है सेबी, एकदम कर्व करने की कोशिश करता है कोई प्रॉब्लम को, तो उसकी वजह से क्या लिक्विडिटी ड्रेन हो जाती है मार्केट में से। अगर मान लो उसने एसटीटी बढ़ा दिया, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें इन सिक्योरिटीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया तो अपने आप ही लिक्विडिटी ड्रेन होने लग जाएगी मार्केट में, और वो मार्केट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, एफएनओ मार्केट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने तो लगा ही दिया है बीएसएसटी पे, थोड़ा और बढ़ा दिया है, लेकिन सेबी नहीं करेगा ऐसा काम, सेबी इसको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा ऐसी चीज़ों को, क्योंकि उससे क्या है ड्रेन हो सकती है लिक्विडिटी। तो स्वीपिंग बैन ऐसा बोल रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट तो सोच रहे हैं कि भाई लगा सकता है, लेकिन नहीं लगाएगा। पांडे फर्मली पुट्स दोज फियर टू रेस्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, द बॉयल ऑन द नोज एनर्जी ही क्लेरिफाई, उन्होंने क्लेरिफाई किया कि सेबी जो है ना पूरे डेरिवेटिव मार्केट को किल करने की कोशिश नहीं कर रहा है इसमें, है ना, वो ऐसा नहीं करेगा, विच इज़ एसेंशली हेल्दी प्राइस डिस्कवरी एंड हेजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट एक प्राइस डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है और हेजिंग के लिए यूज़ होता है, तो उस मार्केट को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता है स्वीपिंग बैन लगा के। तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे कुछ ऐसे बैन्स लगाएगा, कुछ ऐसे टारगेटेड जगहों पे बैन लगाएगा जहाँ पर क्या है एक्सेसिव स्पेकुलेशन होती हो, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा स्पेकुलेट करते हो या लॉटरी लाइक स्पेकुलेशन होती हो, वहाँ पर रोक लगाएगा। तो वो टारगेटेड वर्क करेगा आप, ठीक है। ओवरऑल पूरे ब्रॉडर डेरिवेटिव मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो मार्केट के पार्टिसिपेंट को रेस्ट पे लेके आ गया, ठीक है, अब हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ऐसा बोल दिया उन्होंने। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द रियल कल्प्रिट ही जोकिंगली सजेस्ट पीपल स्टॉप ब्लेमिंग एफएनओ, भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन को सीधे ब्लेम मत करो, इंस्टेड कॉल करो द प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम उन्होंने बोली ओ में प्रॉब्लम है, ओ ऑन द एक्सपायरी डे में प्रॉब्लम है। तो सेबी कंसर्न इज हाईली कंसंट्रेटेड ऑन शॉर्ट टेन्योर इंडेक्स ऑप्शंस, शॉर्ट टेन्योर इंडेक्स ऑप्शन में प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली जो वीकली और एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से स्पेकुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा स्पेकुलेट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है, फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है हमें पता चल जाएंगे एकदम, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो ऑप्शंस जो है ना वो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या मैं बोलूँ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं हेज करने में अपने रिस्क को, और अब तो स्पेकुलेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेकुलेशन में। पर ये जो ऑप्शन है ना डिफरेंट होते हैं फॉरवर्ड्स से और फ्यूचर्स से, ठीक है, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर से बहुत डिफरेंट होते हैं ऑप्शन। देखो ऑप्शन से आपको समझ आ रहा होगा कुछ ऑप्शन मिल रहा है, तो हाँ, जहाँ पर फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स जो है ना ऑब्लिगेशन में होते हैं, जहाँ पर इनको ऑब्लिगेशन होता ही होता है,
मतलब अगर कोई भी पार्टी फॉरवर्ड या फ्यूचर के अंदर आती है, कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर में, तो उसको आफ्टर सम टाइम जब जब भी उसको एग्जीक्यूट करना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एक के पास वन ऑफ द पार्टी उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि उसको वो एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है कि आपको ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है। वन ऑफ द पार्टी को मिलता है ये प्रिविलेज कि उसको वो ऑप्शन, उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, वो ऑप्शन में पावर मिलती है। जहाँ पर फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के अंदर ऑब्लिगेशन होता है, भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिसमें जितना भी उसमें टाइम लिखा होगा, एक्सपायरी डेट जितनी भी होगी फॉरवर्ड की या फ्यूचर की, उसके जब वो टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, उसमें ऑब्लिगेशन है, इसमें ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक ऑप्शन में नहीं होता, किसी एक वन ऑफ द पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है नहीं करना। तो देखो फ्यूचर और फॉरवर्ड्स बहुत सेम चीज़ है, और ऑप्शन में बस एक अलग से चीज़ आ जाती है, एक अलग से कंडीशन आ जाती है। तो मैं अगर आपको फॉरवर्ड भी समझाऊँ ना, उसके थ्रू आपको ऑप्शन समझ आ जाएगा। तो एक बार फॉरवर्ड ही पढ़ते हैं, फिर आपको ऑप्शन अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखो मैंने बोला दो पार्टी के बीच में होता है, ये दो पार्टी के बीच में होता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जनरली दो पार्टी के बीच में होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है साइन तो आज होता है, साइन टुडे, ठीक है, साइन आज होता है, लेकिन ये एग्जीक्यूट होता है अपनी एक्सपायरी डेट पे। ये एग्जीक्यूट होता है अपनी एक्सपायरी डेट पे, ठीक है। मतलब फ्यूचर में ये एग्जीक्यूट होता है। और इस पे कुछ प्राइसिंग भी लिखी जाती है, इस बक्से के अंदर एक, मतलब इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग भी लिखी जाती है और टाइम भी लिखा जाता है कि कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा, वही जो एक्सपायरी डेट है, मान लो 6 मंथ लिखा जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टी हैं ए और बी। ए को जो है ना 100 चॉकलेट अपनी बेचनी है, लेकिन आज नहीं, फ्यूचर में बेचनी है, फ्यूचर में इसको चॉकलेट बेचनी है, सेल करनी है, ठीक है। बी को भी फ्यूचर में ही 100 चॉकलेट खरीदनी है, ये बी को खरीदनी है, लेकिन ये फ्यूचर में करना है सब काम। फ्यूचर में रिस्क ए के लिए क्या है, ए के लिए रिस्क है कि जो प्राइस है चॉकलेट का वो ड्रॉप हो जाएगा, उसको ऐसा डर लग रहा है। बी को क्या लग रहा है, उसका जो यहाँ पर उसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो ये महंगे में खरीदेगा फिर बी से, है ना, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको ए को डर लग रहा है प्राइस कम होने का, और बी को लग रहा है चॉकलेट के प्राइस को बढ़ने का। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रेजेंट में टुडे में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ए बोलता है कि मैं तुमको अपनी 100 चॉकलेट दे दूंगा एक पर्टिकुलर अमाउंट में। वो जो अमाउंट तय किया वो है 12 रुपये पर यूनिट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, ऐसा बोलता है। और बी भी उसको बोलता है ठीक है, मैं तुमसे 12 रुपये पर यूनिट में खरीद लूँगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्जीक्यूट आफ्टर 6 मंथ। तो ये ऐसा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 मंथ, अब मान लो 6 मंथ हो गए, आफ्टर 6 मंथ अब आ गई एक्सपायरी डे, ठीक है, एक्सपायरी डेट आ गई। तो इस दिन क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, ठीक है। मान लो प्रेजेंट के अंदर, अब ये प्रेजेंट हो गया ना, आफ्टर 6 मंथ ये प्रेजेंट है। अभी करंट प्राइस है चॉकलेट का 14 रुपये, 14 रुपीज़ पर यूनिट। तो देखो 14 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसमें किसको फ़ायदा हुआ, इसमें विनर कौन रहा, इस कॉन्ट्रैक्ट में विनर कौन रहा, इनडायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट में विनर रहा हमारा बी। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आया होता तो उसको 14 रुपये पर यूनिट देनी पड़ती है इस चॉकलेट की, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसको कितनी देनी पड़ेंगी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, 12 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें विनर हमारा बी हो गया और लूज़र हमारा ए हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता तो उसको 14 रुपये मिल जाते, लेकिन अब उसे 14 नहीं 12 मिलेंगे, तो इंडायरेक्टली लूज़र आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ना कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती है, नॉर्मली कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है माइनस द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस हमारा करंट प्राइस, इसको माइनस करते हैं और टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितना भी अमाउंट आता है, ये 2 रुपये डिफरेंस है और 200 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गए, तो 200 रुपये जो है लूज़र एक विनर को दे देता है, ठीक है। तो कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती, जनरली रुपया एक्सचेंज होता है, मतलब मनी हैंड चेंज करता है बस। एक लूज़र विनर को पैसा देता है, कैसे देता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी अमाउंट लिखा है उसको माइनस कर देता है करंट प्राइस से, और उसको जितनी भी टोटल वैल्यू होती है, जितनी भी टोटल हमारी चॉकलेट्स हैं, कमोडिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देता है उससे, और फिर जो भी वैल्यू आती है वो एक लूज़र एक विनर को देता है। ये तो सिनेरियो 1 हो गया।
यहाँ पर बी ने अपना रिस्क हैज कर लिया, बी ने रिस्क हैज कर लिया, बी ने रिस्क हैज कर लिया। लेकिन सिनेरियो 2 ऐसा भी हो सकता था कि जो करंट प्राइस है चॉकलेट का वो हो जाता 8 रुपये, ठीक है, या 10 रुपये कर देते हैं, 10 रुपये पर यूनिट। तो यहाँ पर विनर कौन होता? देखो विनर होता है यहाँ पर ए। अब क्यों? क्योंकि करंट प्राइस हो गया है 10 रुपये। अगर ये ए जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया होता तो इसे 10 रुपये में बेचनी पड़ जाती। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, इसे 12 रुपये मिलेंगे, 12 रुपये पर यूनिट। तो इसमें लूज़र कौन हो गया? लूज़र हो गया बी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कमोडिटी कैसे, कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होती है, जो भी इसका डिफरेंस इनटू टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू ट्रांसफर हो जाती है। वो यहाँ पर भी 2 रुपये और इंटू 100 तो 200 रुपये आ गया। तो यहाँ पर 200 रुपये एक लूजर विनर को दे देगा, मतलब बी ए को दे देगा। यहाँ पर किसने अपना रिस्क हैज कर लिया? ए ने रिस्क हैज कर लिया। तो ऐसे दोनों ने अपना, यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने रिस्क को हैज करने की कोशिश करी। ये होता है नॉर्मली बोल दो फॉरवर्ड, ठीक है। अभी ऑप्शन में क्या होता है? देखो ऑप्शन में एक छोटा सा चीज़ें चेंज होती हैं। दोनों ही अपने रिस्क को हैज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो है ना, कोई एक जो है ना, कोई एक ऑप्शन बाय करता है। वो ऑप्शन क्या बाय होता है कि भाई देखो, जब ये 6 महीने हो जाएंगे ना, मान लो बी बाय कर रहा है, बी ने बाय किया ऑप्शन। बी बोलता है ए को, ये मैं तुम्हें जो है ना ऑप्शन, मैं तुमसे एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, उसके बदले मैं तुमसे एक ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, उसके बदले मैं तुम्हें थोड़ी सी दे रहा हूँ फीस, प्रीमियम दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाय करने का प्रीमियम तुम्हें पैसा पे कर रहा हूँ कुछ। और उस ऑप्शन में ये बाय कर रहा हूँ मैं आपसे, ये एक राइट बाय कर रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे लॉस वाली कंडीशन मिलती है, ये वाली लॉस वाली सिनेरियो मिलती है, सॉरी ये वाली लॉस वाला सिनेरियो मिलता है, बी ऐसा बोल रहा है, लॉस वाला सिनेरियो मिलता है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करूँगा। फिर जो करंट प्राइस है मैं उस पर ही खरीद लूँगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ये ऐसा राइट ले लेता है बी से, बी ए से, और ए इस राइट को सेल कर देता है, ठीक है। यही होता है ऑप्शन में। ऑप्शन में सब कुछ सेम सा ही होता है, बस एक एडिशनल कंडीशन आ जाती है कि एक इनमें से कोई एक पार्टी एक ऑप्शन को बाय कर सकती है, और वो कौन सा ऑप्शन है? उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करने का, ठीक है। तो अगर देखो उसको अपना फ़ायदा दिखा तो उसको तो एग्जीक्यूट कर लेगा, अगर लॉस दिखा तो उसको वो अपना ऑप्शन यूज़ कर लेगा, ठीक है। बस ऑप्शन के बदले एक थोड़ा सा प्रीमियम दे देता है कि भाई हाँ मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, 20 रुपये दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो एडिशनल थोड़ा पैसा देता है उस ऑप्शन को खरीदने के लिए। तो बी में बस यही एक चीज अंतर होता है फॉरवर्ड्स के अंदर और ऑप्शन के अंदर, कि ऑप्शन वैसे और भी होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड जो है ना ओटीसी पे जनरली साइन होता है, और ऑप्शन जो है, ऑप्शन जनरली ओटी क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पे साइन होता है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल ऑप्शन चाहिए तो वो ओटीसी पे भी साइन होता है, ठीक है, ओटीसी पे भी हो सकता है। और ऑप्शन में क्या है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, फॉरवर्ड्स के अंदर ऑब्लिगेशन होता है। फॉरवर्ड अगर फॉरवर्ड साइन होता तो कुछ भी हो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में एक बी के पास राइट आ जाता है कि भाई वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है या नहीं, ठीक है। तो बस ये होते हैं ऑप्शन। अभी दिक्कत क्या आती है वो देखते हैं। तो ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है ऑप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो एक सेलर है और एक बायर है। हमने बात करी थी कि ये क्या क्या देता है, इसको कुछ प्रीमियम देता है, उसके बदले ये ऑप्शन ले लेता है इससे, ये एग्जीक्यूट करना है नहीं करना। मान लो अभी सेलर को ऐसा लगे कि यार मेरे खिलाफ है सारा मार्केट और बायर के फेवर में है, तो ये क्या बोलेगा, मैं तो ऑप्शन आपको तभी दूंगा, ये एग्जीक्यूट ना करने का कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन मैं तभी दूंगा जब आप ये प्रीमियम की वैल्यू हाई करोगे, जब आप मुझे ज़्यादा प्रीमियम दोगे तभी मैं ऐसा ऑप्शन दूंगा, है ना। अगर ये सेलर मार्केट जो है सेलर के फेवर में मूव ना करे, फेवर में मूव नहीं करे और बायर के फेवर में मूव करे, है ना, तो वो बोलेगा ना कि भाई मुझे थोड़ा और प्रीमियम चाहिए क्योंकि मैं रिस्क उठा रहा हूँ। तो सेलर बोलेगा कि मैं रिस्क उठा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम दो एक ऑप्शन देने के बदले, ठीक है। और अगर अपोजिट हो जाए, अगर बायर के डायरेक्शन में ना जाए, अगर बायर के डायरेक्शन में ना जाए और सेलर के डायरेक्शन में जाए, है ना, तो क्या होगा, तो ये बोलेगा ठीक है अब आप प्रीमियम कम कम कर लो, क्योंकि अब तो पता है ना कि बायर का कुछ रिस्क हैज ही नहीं होगा इसमें। मतलब बायर तो सिंपल है, जो भी प्रीमियम पे करेगा वो तो प्रीमियम की तरह चला जाएगा बस, है ना, उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करने वाला उसको। मतलब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा, क्योंकि भाई उसके फेवर में ही नहीं है, वो तो सीधा है ना, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, मना कर देगा। तो प्रीमियम उस टाइम पे हो जाता है कम, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस जो है, ऐसे ऑप्शंस की डिमांड कम हो जाती है। ऐसे ऑप्शन की डिमांड जब कम हो जाती है तो उस पर जो प्रीमियम होता है वो अपने आप कम हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कि मार्केट में अगर कभी ऐसा हो कि बायर के फेवर में ना आए तो उससे प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस में, कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है ना वो गिरने लग जाता है,
प्रीमियम की वैल्यू क्लोज टू 0 पहुंच जाती है, मतलब 5 रुपये तक हो जाती है। तो यहाँ पर पता क्या होता है, जिस दिन एक्सपायरी डेट होती है ना, एक्सपायरी डेट होती है उस दिन ये बहुत होता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट पे अगर एक्सपायरी डेट आ गई है, उसके पास में है हम, और तब जो मार्केट है, तब जो है मार्केट बायर की फेवर में नहीं है, ऑप्शन बायर की फेवर में नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे प्रीमियम बहुत लो हो जाएगा, प्रीमियम बहुत लो हो जाएगा। और तभी आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ये रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं कि यार, रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं कि अरे बहुत कम प्राइस हो गया है ऑप्शन का, तो बाय कर लेते हैं। कहीं गलती से मार्केट स्विंग कर गया, बैकवर्ड हमारे फेवर में आ गया, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। 5 रुपये में ख़रीदा हुआ ऑप्शन 100 पहुंच जाएगा, तो मेरे को तो सीधे 2000% का फ़ायदा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जितना भी होए, ठीक है। इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेशन करते हैं, तुक्का मारते हैं कि क्या पता मार्केट जो है हमारे फेवर में आ जाए, तो हमें तो सस्ता ऑप्शन मिल रहा है अभी एक्सपायरी डेट के पास में। तो ये लोग क्या करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एक्सपायरी डेट के पास में ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर बायर्स के फेवर में नहीं होता मार्केट, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और उस पर ये आशा करते हैं कि मार्केट स्विंग हो जाए, वापस हमारी फेवर में आ जाए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाए। तो ये स्पेकुलेशन करते हैं, वो भी कब करते हैं, एक्सपायरी डेट्स पे करते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक कसिनो जैसा माहौल बन जाता है एफ.एन.ओ में, कसिनो जैसा एफ.एन.ओ में कसिनो माहौल बन जाता है। अभी जो तुहिन पांडे उन्होंने क्या बोला, ये वीकली और एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स तो और दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि हर दिन अभी वीकली है, जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें किसी ना किसी दिन में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा होगा, तो मतलब हर दिन, एवरी डे कसिनो वाला एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। हर दिन लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स तुक्का मारते रहेंगे, स्पेकुलेशन करते रहेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। द रियल कल्प्रेट इज ऑप्शन ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब इतना बड़ा था, ये सब समझना पड़ा हमें। तो अब देखते हैं डाटा ड्रिवन एक्शंस क्या है। देखो ये बहुत जनरलाइज है, ये इसको एफ.एन.ओ को लेके नहीं है, सबको लेके ही है, सब कुछ है, और जनरलाइज वे में बता रहे हैं। टू कॉम्बैट द फिनफ्लुएंसर्स जो ट्रिक कर देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो अपनी से विनिंग ट्रेड ही शो करते हैं। तो सेबी क्या है, वहाँ पर पब्लिक डेटा और ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करके, है ना, पब्लिक डेटा ट्रांसपेरेंसी करके वो शो करना चाहता है हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस, ठीक है। जिसकी वजह से जो एफ.एन.ओ वाले लोग हैं, ओ ऑन द एक्सपायरी डे वो यूज़ ना करें उनको, क्योंकि उससे लॉस ही लॉस होता है डायरेक्टली। वो जो आप प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम का लॉस ही होगा। माना कि बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन प्रीमियम का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, आप क्योंकि बल्क में बाय करते हैं लोग, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है इन लोगों को। एनी फ्यूचर रिस्ट्रिक्शंस विल बी बेस्ड ऑन द केयरफुल डाटा एनालिसिस, नॉट नी जर्क रिएक्शन। मतलब एकदम से कोई स्वीप बैनिंग नहीं करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे किस किस कम्युनिटी को, किस पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना है, फिर वो डाटा के बेसिस पे देखेंगे। फ्यूचर में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगेंगी वो फ्यूचर मतलब वहाँ पर डाटा एनालिसिस करके ही लगाई जाएंगी। आगे देखते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग एंड द कैश मार्केट। तो कुछ कंसर्न्स हैं, देयर आर सम राइजिंग कंसर्न्स अबाउट द इन्वेस्टर जो बोरो करते हैं बहुत ज़्यादा मनी टू ट्रेड वाया MTF, ठीक है, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। यहाँ पर क्या है, वॉचिंग द गार्ड रेल्स। जो पांडे हैं वो बिलीव करते हैं जो करंट रूल्स हैं, लेवरेज लिमिट के जो रूल्स हैं, नेट वर्थ रिक्वायरमेंट है, वो सफिशिएंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ पूरा करते हैं, ठीक है, कंप्लाइंट है वो। प्रोवाइडेड, उन्होंने एक कंडीशन भी रखी है, प्रोवाइडेड दैट द रीप्लेजिंग सिक्योरिटीज जो है वो नहीं ले जाए डेंजरस ओवर लेवरेजिंग की तरफ। अगर वो ऐसा नहीं होता है, तो जो अपने करंट रूल्स हैं वो सही है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। तो यहाँ पर MTF क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, और फिर रीप्लेजिंग सिक्योरिटीज से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है वो भी देख लेते हैं। देखो जो MTF होता है, MTF की फुल फॉर्म है देखो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ये क्या है, ये जो फैसिलिटी है कौन प्रोवाइड कराता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है स्टॉक ब्रोकर टू द डीमैट अकाउंट होल्डर, ठीक है। और ये एक तरीके का फॉर्मलाइज वे है, जो MTF है एक फॉर्मलाइज वे है लोन लेने का तरीका है फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर से लोन लेने का तरीका है। अभी क्यों किसी को जरूरत पड़ रही है इस चीज़ की, MTF की। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है ना 1 लाख वर्थ के शेयर्स बाय करने होते हैं, रिलायंस के शेयर लेने हैं, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास है सिर्फ 25,000 रुपये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस MTF फैसिलिटी का यूज़ करोगे और अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलोगे कि भाई ये 25,000 रुपये पकड़ो, ठीक है, एज अ मार्जिन पकड़ो, और जो बाकी के मुझे खरीदने हैं 1 लाख रुपये वर्थ के शेयर्स ऑफ रिलायंस, और बाकी की जो 75,000 रुपये हैं, 75,000 रुपीज़ हैं, वो मुझे दे दो, ठीक है। तो ये दोनों को मर्ज करके ये क्या करता है, 1 लाख रुपीज़ के
शेयर्स बाय कर लेता है, ठीक है। और जितना भी जैसे इसने 75,000 रुपीज़ उठाए हैं, है ना, मतलब स्टॉक ब्रोकर से लिए हैं, तो इस पे क्या है, कुछ डेली इंटरेस्ट रेट देता रहता है, ठीक है, डेली इंटरेस्ट रेट देता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज लीगल थिंग, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। क्यों प्रॉपर चल रहा है? क्योंकि सेबी ने जो है ना एक लिमिट रख रखी है कि ओवर लेवरेज नहीं कर सकते, यहाँ पर लिमिट रख रखी है कि एमटीएफ पे कितना आप यूज़ कर सकते हो, उस पर एक लिमिट है, ठीक है। तो इसलिए सेबी कोई पैनिक मोड में नहीं है इन चीज़ों को लेके। प्लस यहाँ पर ये भी रिक्वायरमेंट रख रखी है, जो स्टॉक ब्रोकर है अगर वो एमटीएफ की फैसिलिटी देता है, कोई स्टॉक ब्रोकर है अगर वो एमटीएफ की फैसिलिटी देता है, तो उसका कोई पर्टिकुलर नेटवर्थ भी होना चाहिए, वो है ना, नेटवर्थ भी होना चाहिए, कि अगर कोई आपका क्लाइंट, आपका डीमैट अकाउंट होल्डर अगर डिफ़ॉल्ट करता है किसी भी केस में, तो आप उसको फिर पूरा करोगे, है ना, वहाँ से पेमेंट आप करोगे। तो ऐसे करके एक मार्जिन भी रखने को बोल देता है सेबी इन स्टॉक ब्रोकर को, अगर वो एमटीएफ की फैसिलिटी देना चाहते हैं, और उनकी एक अच्छी नेटवर्क भी होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट भी डाल देता है। तो इसलिए सेबी पैनिक में नहीं है, लेकिन सेबी को डर लगता है एक चीज़ से, जिसको बोलते हैं रीप्लेजिंग करना। अभी रीप्लेजिंग में देखो क्या होता है, रीप्लेजिंग में जो है एक डीमैट अकाउंट होल्डर या एक इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है लालची। इसमें क्या होता है, उसने ये एमटीएफ को यूज़ करके, मान लो एमटीएफ को यूज़ करके 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर खरीद लिए, ठीक है, एमटीएफ का यूज़ करके, वही सेम ऊपर वाले तरीके से। अब ये 1 लाख वर्थ के जो शेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, इस बायर के, ठीक है, जो एमटीएफ यूज़र है उसके, एमटीएफ यूज़र के अकाउंट में जाएंगे। ये क्या करता है ये बंदा, ये जो इन्वेस्टर है, ये इस इतने वर्थ के जो शेयर्स होते हैं इसको रिप्लेस कर देता है टू द स्टॉक ब्रोकर, इसको ही रिप्लेस कर देता है स्टॉक ब्रोकर को, ठीक है, और बोलता है लो भाई हमारे 1 लाख वर्थ के शेयर पकड़ो और मुझे थोड़ा सा और मार्जिन दे दो, और पैसा, और मार्जिन, और पैसा लेने के लिए, मतलब मोर मनी, कि उसे और पैसा मिल जाए और फिर वो दोबारा से इन्वेस्ट करे। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से, इसी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि इसने अपने डेप्ट पे उठाए हुए रिलायंस के शेयर को ही प्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं रीप्लेस कर दिया। यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो किसी दिन मार्केट जो है, मार्केट ड्रॉप हो गया, ठीक है, या क्रैश हो गया, 5 से 10% क्रैश हो गया, तो ये रिलायंस के शेयर भी ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू भी, इसके प्राइसेस भी गिर जाएंगे, ठीक है, ये भी ड्रॉप होने लग जाएंगे वैल्यू। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन कॉल का। मान लो अभी करंट प्राइस चल रहा है एक रिलायंस के शेयर का 100 रुपये, बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ, अभी फिर प्राइस हो गया क्रैश की वजह से, प्राइस हुआ, वो हो गया 80 रुपीज़। तो जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है ना, स्टॉक ब्रोकर एकदम बोलता है तुमने जो रिप्लेस कर रखे हैं ना अपने वो स्टॉक, उसका प्राइस गिर गया है, 100 रुपये से 80 हो गया है, तो जो डिफरेंस है 20 रुपये का, तुम ये एडिशनली डालो अपने अकाउंट के अंदर, अपने अकाउंट में भरो। ये जो जितने भी 20 रुपये गिरे हैं, 20 रुपये इंटू जितने भी टोटल शेयर्स हैं, ये जो भी अमाउंट आता है वो आप अपने अकाउंट के अंदर डालो वापस। इसको ही बोलते हैं मार्जिन कॉल। एक स्टॉक ब्रोकर बार बार ये इन्वेस्टर को बोलता है कि जो तुमने रिप्लेस करके दिया है ना मेरे को, ये उसका प्राइस गिर गया है, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा प्राइस गिरा है ना उसको पूरा करो, उसको डालो वापस अपने अकाउंट के अंदर। और यहाँ से प्रॉब्लम होती है स्टार्ट। अभी इन्वेस्टर के पास है पैसे नहीं है, जो इन्वेस्टर है, जो भी डीमैट अकाउंट होल्डर है, जिसने एमटीएफ का यूज़ करके प्लस रीप्लेजिंग का यूज़ करके जो भी पैसा लिया था, जो भी शेयर खरीदे थे, उसके पास अब कुछ पैसा बचा ही नहीं मान लो, और ये पे ही नहीं कर पाया, ये जो मार्जिन कॉल किया है स्टॉक ब्रोकर ने वो पे ही नहीं कर पाया ये इन्वेस्टर। तो प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम ये होगी, स्टॉक ब्रोकर देखेगा इसने पैसा पे नहीं किया, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेगा, ये जितने भी रीप्लेज्ड शेयर्स हैं, जितने भी रीप्लेस शेयर्स हैं, जो भी वो रिलायंस के शेयर बैठे हैं, सबको बेच देगा, सबको मार्केट में बेच देगा, ओपन मार्केट में बेच देगा। अभी इसने जैसे ही मार्केट में बेचा, क्योंकि भाई इसको तो अपना लॉस कवर करना है ना, तो जितने भी इस पे शेयर्स होंगे सब बेच देगा, इसके इन्वेस्टर के ये सबके शेयर बेच देगा, ठीक है, क्योंकि इसने मार्जिन कॉल करने पे पैसा नहीं जमा किया, तो इसलिए वो बेच देगा। और जैसे ही इसने बेचे ओपन मार्केट के अंदर, तो रिलायंस के शेयर्स के भाव और गिरने लग जाएंगे, क्योंकि सेलिंग चालू हो जाएगी इन शेयर्स की, रिलायंस के, तो अब ये दोबारा पहुंच जाएंगे कितने पे, 60 रुपये पे। अभी 60 रुपये पहुँचने पर और दिक्कत स्टार्ट हो गई, जो और किसी ने 60 रुपये के नीचे 80 रुपये पे खरीदे होंगे, उसके लिए दोबारा से मार्जिन कॉल आया होगा दूसरी जगह कहीं और। ये तो एक ही इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ ना, जिसने 100 रुपये में खरीदे थे, लेकिन किसी ने कभी 80 रुपये में खरीदे होंगे सेम काम करके और प्लेज किया होगा, तो फिर दूसरे और लोगों से उन पे मार्जिन कॉल जाने लग जाएगी, उन पे बोलेगा ये इन्वेस्टर, मतलब ये स्टॉक ब्रोकर, कि भाई तुम अभी तुम्हारा 80 से 60 हो गया है,
अभी जो डिफरेंस है ये पे करो, मार्जिन कॉल करो। दोबारा इन्वेस्टर बोलेगा पैसा ही नहीं है, तो स्टॉक ब्रोकर उनको ही बेच देगा, उन लोगों के ही बेचना स्टार्ट कर देगा और गिरेंगे। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को, दूसरी मार्जिन कॉल करती रहेगी। तो ये प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर अपने पैसा बचाना चाहता है उस टाइम पे, इसलिए वो बारह बेचता रहता है। और बेचता है तो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है मार्केट के अंदर, सेलिंग स्टार्ट होती है, जो भी रिलायंस के शेयर है उसका प्राइस गिरने लग जाएगा, क्रैश करने लग जाएगा। तो ये है रीप्लेजिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया बूस्टिंग कैश मार्केट टू बैलेंस द हैवी फोकस ऑन डेरिवेटिव, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा ही फोकस करते हैं डेरिवेटिव पे। सेबी का एक वर्किंग ग्रुप है जो कि लुक कर रहा है इनटू वेज टू डीपन द कैश मार्केट। कैश मार्केट में लोग कम जाते हैं, डेरिवेटिव में ज़्यादा जाते हैं, तो सेबी चाहता है कि कैश मार्केट में जाएं। पर वो कैसे जाएंगे? स्पेसिफिकली बाय रिव्यूइंग शॉर्ट सेलिंग द सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, जो कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है वो अलाउ है, कर सकते हो आप, ठीक है, एंड दिस इज़ टोटली लीगल। पर शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जो कैश मार्केट होता है, कैश मार्केट के अंदर आप जो शेयर्स हैं उसको तभी शॉर्ट सेल कर सकते हो जो आपके पास वो शेयर्स होंगे। शॉर्ट सेल तो तभी कर सकते हो ना भाई, मैं किसी मटेरियल को तभी बेच सकता हूँ ना जब मेरे पास वो मटेरियल होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं बेच पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, वो एक तरीका होता है शॉर्ट सेल करने का। शॉर्ट सेल करने का तरीका होता है बाय यूजिंग द SLBM मैकेनिज्म, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। और अगर ये मार्केट में आ जाता है, और ये थोड़ा अभी क्या बहुत डिफिकल्ट है इसको करना, ना यहाँ पर बायर्स हैं, ना यहाँ पर बोरोवर्स हैं, मतलब ना यहाँ पर लेंडर्स हैं, कोई नहीं है मार्केट में, बहुत कम है। तो यहाँ पर ये मार्केट इतना डीपन नहीं है, प्लस यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट कंप्लाइंस है, मतलब कंप्लाइंस बहुत बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो SLBM मार्केट है ना, बहुत बहुत छोटा मार्केट है, तो शॉर्ट सेलिंग नहीं हो पाती इन द कैश मार्केट। लोग फिर क्या करते हैं, अगर शॉर्ट सेलिंग नहीं करते तो जो जितने भी लोग होते हैं वो डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं और डेरिवेटिव में पैसा कमा के आते हैं। तो यहाँ पर सेबी बोल रहा है कि हम शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा आसान करेंगे और सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म को थोड़ा आसान करेंगे, जिसकी वजह से लोग कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर पाए, और उसके थ्रू दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस टू हेज द रिस्क, हेज रिस्क, ठीक है, और नए तरीके ढूंढ पाए अपने रिस्क को हेज करने के। तो कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कम रिस्क रहता है। तो ये जो SLBM है, मतलब सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म है, एक बार देख लेते हैं ये होता क्या है। देखो, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके पास जो ना बहुत सारे शेयर होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस के 100,000 शेयर्स हैं, और इन्होंने 10 साल तक के लिए रख रखे हैं अपने पास, क्योंकि इनको कुछ और काम नहीं करना है। मान लो ये EPFO है फॉर एग्जांपल, EPFO को अपने बेचने ही नहीं है शेयर, 10 साल तक रखने हैं, क्योंकि इसको एंड में इसके पास जो फ्यूचर लायबिलिटीज़ होती हैं, इसको फ्यूचर लायबिलिटी में फ्यूचर में जाके पेमेंट करनी है अपने अपने सब्सक्राइबर की, तो उसको अपने पास पैसा अभी ऐसे ही रखना है। तो ये तो खाली पड़े हुए हैं, जो 1000 शेयर्स हैं तो आइडल पड़े हुए हैं, इन्हें इसके अकाउंट में कुछ कर नहीं रहे। तो ये क्या है, इससे पैसा कमा सकता है। कैसे कमा सकता है? SLBM का यूज़ करके। अभी मान लो एक मार्केट में ट्रेडर है, उसको पता है उसकी थिंकिंग, या उसने कुछ हैज करना है, उसको हैज करना है या स्पेकुलेशन करना है फॉर एग्जांपल, और वो उसको पता है कि मार्केट जो है ना फ्यूचर में गिरेगा, रिलायंस का जो शेयर है वो गिरेगा, अभी 100 रुपये है, 80 रुपये हो जाएगा, उसको लग रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है, अपने ये जो ना बेचना चाहता है अपने शेयर को, लेकिन इसके पास शेयर ही नहीं है, रिलायंस के शेयर ही नहीं है, तो बेचेगा कैसे? तो ये क्या करता है, ये जाता है इन इंस्टीट्यूट के पास और बोलता है कि देखो भाई, मैं आपको देता हूँ थोड़ी सी फीस, स्मॉल फीस, और आप मुझे बस ये बोरो कर दो, ठीक है, आप मुझे थोड़े शेयर दे दो, कुछ 100 शेयर दे दो फॉर एग्जांपल, ये बोलता है, उसके बदले थोड़ी सी फीस ले लो। तो ये बोलता है ठीक है, EPFO बोलता है ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें मीडिएटर होते हैं, है ना, मीडिएटर होते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि सीधे जाके बोलता है, अगर इसने शेयर वापस नहीं किए ना बाद में तो ट्रेडर को परेशानी आएगी, है ना, मतलब जो भी मीडिएटर, या तो वो परेशानी उठाएगा या ट्रेडर उठाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लाइंट रहता है, ऐसा नहीं है कि जब भी दो पार्टी इन्वॉल्व हो रही है बीच में मीडिएटर होता ही होता है, ऐसी ट्रांजेक्शन के अंदर SLBM के अंदर होता है। तो SLBM का यूज़ करके ये ट्रेडर बोलेगा कि थोड़ी फीस ले लो, और इस इंस्टीट्यूट से बोलेगा हम मुझे 100 शेयर दे दो, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिक्योर है अभी, बिकॉज यहाँ पर एक मीडिएटर है, मिडिल पार्टी है। ये ट्रेडर मार्केट में जाएगा और यहाँ पर सेल कर देगा इसको 100 रुपये में, ठीक है,
100 रुपये में सेल कर देगा, तो इसके पास आ गए 100 रुपये के कितने हो गए, 10,000 रुपये आ गए, ठीक है, 10,000 रुपये आ गए, 100 × 100, ठीक है, ऐसे करके बेच दिया, तो इसके पास 10,000 रुपये आ गए। और जैसे ही इसने बेचा कुछ टाइम के बाद, 2 दिन, आफ्टर 2 डेज हो गए मान लो 80 रुपये का शेयर, और इसने एकदम ये 10,000 रुपये इसमें से 80 रुपये के वर्थ के 100 शेयर खरीद लिए, मतलब इसने कितने 8,000 रुपये के शेयर खरीद लिए वापस। बेचा तो इसने महंगे पे, यहाँ पर सेल किया, ठीक है, जो बोरो शेयर किए थे वहाँ पर सेल किए, और इधर बाय कर लिए, सस्ते पे बाय कर लिए। तो हाई पे तो सेल होता है और लो पे यहाँ पर बाय होता है, इसको ही बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करना, ये होती है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अभी इसने बोला, अभी जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये किसकी पॉकेट में जाएंगे, 2,000 माइनस जो फीस इसने दी होगी, ये किसकी पॉकेट में जाएंगे, ट्रेडर की पॉकेट में जाएंगे। तो इससे देखो दोनों का फायदा हो गया, क्योंकि ट्रेडर को लग रहा था कि कुछ उसने अपने हेज करने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए, जो भी इसका काम था, उसको लगा कि भाई प्राइस गिर जाएगा रिलायंस के शेयर का, जो कि गिरा असलियत में। और अगर नहीं भी गिरता बढ़ जाता उल्टा, तब भी भाई यही रिस्पॉन्सिबल है, इसको तब भी बाय करना पड़ता, इसको हाई पे ही बाय करना पड़ता। वो एक ट्रेडर को संभालना है, वो ट्रेडर या मिडिल पार्टी को संभालना है। इसको इन द एंड 100 शेयर वापस चाहिए, ठीक है, इसको इन द एंड 100 शेयर वापस चाहिए। इसने तो बस फी कमा ली, तो यहाँ पर दोनों को फायदा हो गया। इसने फी कमा ली, जो इसका आइडियल रखे हुए थे 1000 रिलायंस शेयर, उसमें से थोड़ा शेयर दे के फी कमा ली। इसने स्पेकुलेशन या हेज करके अपने थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, समझ लो, ठीक है। अभी इसमें इसको भी थोड़ा रिस्क है और मिडिल पार्टी को भी रिस्क है। इंस्टीट्यूट को कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है, मिडिल पार्टी को अगर इसको तो इन द एंड इसको तो इन द एंड शेयर चाहिए वापस। अभी ट्रेडर हाई पे खरीदे लो पे खरीदे, इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है, ये इसको बोलते हैं SLBM। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, सिंप्लीफाइंग कॉर्पोरेट एंड सेटलमेंट रूल। सेबी इज ट्राइंग टू अनटैंगल द आउटडेटेड एम्बिगुअस framework to make doing business easier, ending the litigation paradise। देखो इसको बोलते हैं सेटलमेंट रेगुलेशन। यहाँ पर क्या है, वेग सेटलमेंट रेगुलेशन हैव लेड टू द मैसिव बैकलॉग डिस्प्यूट। सेबी वांट्स क्लियर एंड प्रोपोर्शनल रूल टू रिड्यूस द एम्बिग्विटी एंड कीप द केस आउट ऑफ द ट्रिब्यूनल कोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ जो ना रूल का वायलेशन कर दिया, कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स का वायलेशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, सेबी बोलता है देखो हम तुम्हारा नाम जो है ना बाहर नहीं लेंगे कहीं भी, तुम्हें फॉर्मली एडमिट नहीं करना है कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, और ना तुम डिनाई करो, ना तुम फॉर्मली एडमिट करो ना डिनाई करो। सेबी बोलता है तुम एक सेटलमेंट एप्लीकेशन भर दो बस, क्योंकि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने एक सेटलमेंट एप्लीकेशन भर दो जिसके तहत तुम हमें कुछ पेनल्टी पे कर दो बस, ठीक है, पेनल्टी पे कर दो। सेबी ऐसा बोलता है जब कंपनी कोई रूल तोड़ देती है, तो एक सेटलमेंट एप्लीकेशन नाम की चीज़ होती है जो भरता है ये कंपनी, और उसके थ्रू एक पैसा पे कर देता है, पेनल्टी पे कर देता है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव मैटर है ये, और एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मतलब कोई क्लियर फॉर्मूला नहीं दे रखा सेबी ने, कुछ ये नहीं बोल रखा कितना पे करना है, ये नहीं बता रखा, तो सब कुछ ओपन इंटरप्रिटेशन है। तो जो कंपनी के जो लॉयर्स हैं और जो सेबी के ऑफिशियल्स हैं, ये दोनों लड़ते रहते हैं। सेबी बोलता है इतना पैसा पे करना है तुम्हें बिकॉज ऑफ तुमने ये किया है, लॉयर बोलते हैं तुमने कहाँ डिफाइन किया है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये जो भी डिमांड करते हैं, ये इसको यहाँ के लॉयर जो है ना, लॉयर जो है ख़त्म करते रहते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं। तो कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता। जब म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता तो ये सेबी कंपनी को घसीटती है सैट के अंदर, सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के अंदर, ठीक है, कोर्ट के अंदर समझ लो, जहाँ पर ये केस जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी प्रोसेस है, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, यहाँ पर डिस्प्यूट लंबा चलता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा पता है किसको होता है, लॉयर को फायदा होता है। जो कंपनी का लॉयर है उसको तो लिटिगेशन पैराडाइज मिल गया, अब भाई ये लोग लड़ते रहेंगे, अब अपना पैसा निकाल के साइड में मजे लेते रहेंगे, क्योंकि काम कर रहा है ना, पैसा तो चाहिए उसको। लॉयर जो है लड़ रहा है कंपनी के लिए, उसको पैसा चाहिए, तो ये लिटिगेशन पैराडाइज बन जाता है किसके लिए, लॉयर के लिए। लेकिन परेशानी बन जाती है किसके लिए, एक कंपनी के लिए और सेबी के लिए, ठीक है। तो सेबी क्या बोल रहा है कि भाई देखो अभी जो है ये हम पैराडाइज नहीं देना चाहते लॉयर्स को, तो हम ऐसा करते हैं, हम जो वॉयलेशन है उसको भी क्या बोलते हैं क्लियर कर देते हैं, और उस पर कितना सेटलमेंट करना है वो भी हम क्लियर कर देते हैं अब अपने रूल्स के अंदर, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, तो कंपनी को पता चलेगा उसको कितना पे करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, कंपनी भी अपना
जो भी एप्लीकेशन सेटलमेंट पेनल्टी है वो आराम से पे कर पाएगी, क्विकर पे कर पाएगी। और जो ट्राइब्यूनल कोर्ट्स पे जितना भी बर्डन होता है, क्योंकि सैट पे चले जाते हैं सारे के सारे और फिर लंबे प्रोसेस चलती रहती है, उन पे जो ट्राइब्यूनल प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा अपने आप ही। तो सेबी ये करने की बात कर रहा है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरा क्या है, प्रोमोटर नॉर्म्स। ये प्रोमोटर नॉर्म्स क्या है, देखो, SEBI is actively moving from the rigid once a promoter always a promoter rule. They are currently reviewing the framework that governs how companies issue capital, ICDR and their listing obligation LODR, ठीक है, हम देखेंगे क्या है, to better reflect modern corporate structure, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर जो वो होता है जो एक या तो फाउंडर हो, प्रमोटर होता है फाउंडर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, या कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है, एंटिटी होता है, ठीक है, एंटिटी होता है ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ओल्ड रूल क्या था, दिक्कत थी ओल्ड रूल के अंदर। ओल्ड रूल में जो है ना, अगर एक बार आपको प्रमोटर का दर्जा मिल जाता है, ठीक है, तो आप हमेशा ही प्रमोटर रहते हो। और एक प्रमोटर के पास जो है ना बहुत सारी लीगल लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, लीगल लायबिलिटीज होती हैं, कॉम्प्लाइंस, स्ट्रिक्ट कॉम्प्लाइंट बर्डन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ओल्ड रूल है, ये आउटडेटेड रूल है। दिक्कत इसमें यही होती है, अब अगर इस पर्टिकुलर प्रमोटर का, मान लो प्रमोटर है, उसकी अगर स्टेक 5% भी आ जाए और वो कंट्रोलिंग यूनिट भी ना रहे, उसके बाद भी जो प्रमोटर का नाम आता रहता है बीच में, उसको प्रमोटर ही माना जाता है, जिसकी वजह से इस पर उतनी ही लीगल लाइबिलिटीज होती हैं प्लस स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस बर्डन होते हैं। तो अगर अब कोई प्रॉब्लम भी होती है तो इसका गला पकड़ लेते हैं सब, लेकिन इसका कितना स्टेक है, सिर्फ 5% है, बाकी तो कंट्रोलिंग यूनिट तो दूसरी है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम होता था। अभी जो मॉडर्न स्टार्टअप है ना, इसको फंड कौन करता है, इसको फंड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटीज़, ठीक है, वो इसको फंड करती हैं। तो जब एक स्टार्टअप अपना IPO रिलीज करने जाता है ना, IPO तक पहुंचता है, तब तक प्रमोटर की, इस कंपनी के, इस स्टार्टअप के फाउंडर की जो है ना स्टेक लगभग 5 से 10% ही रह जाती है बस। और इस पे तब भी प्रमोटर का दर्जा रहता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी लीगल दिक्कतें होती हैं या कंप्लाइंस बर्डन आता है, तो सब प्रमोटर के सर पे आता है। और सबसे ज़्यादा इक्विटी कौन लेके बैठा है, VCs और प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स लेके बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, इस प्रमोटर का गला पकड़ लेते हैं। लेकिन मेन पावर किसके पास है, मतलब मेन जो फ़ायदा उठा रहा है वो VCs और PE है, ठीक है। उन पे सब कुछ होना चाहिए, सारी चीज़ें उन पे ही आनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इक्विटी लेके बैठे हैं उसकी। तो यही प्रॉब्लम ना हो, एक प्रमोटर अपनी 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 जो अगर उसकी फ्यूचर में परसेंटेज गिर जाती है, स्टेक्स की बहुत कम हो जाती है, तो वो अपना लीगल जो ये प्रमोटर नेम है, प्रमोटर का जो लेबल है, उसको हटा सकता है, ठीक है। पहले ओल्ड वाले रूल में नहीं हटा पाता था, वंस अ प्रमोटर ऑलवेज अ प्रमोटर। तो अब ऐसे रूल्स लाए जाएंगे, क्या बोलते हैं, ICDR के अंदर और LODR के अंदर ऐसी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, रिव्यू करा जाएगा, जहाँ से एक प्रमोटर को ये पावर होगी कि अगर उसका मेजॉरिटी स्टेक्स, मतलब बहुत सारे स्टेक कम हो जाते हैं और बहुत कम स्टेक रहते हैं, तो वो अपना प्रमोटर का दर्जा खत्म कर सकता है, अपना लेवल हटा सकता है, जिसकी वजह से उस पर कोई लीगल बर्डन नहीं आएगा, कोई स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। सारी की सारी जिस पे होंगी, जो भी प्रमोटर अब बन के बैठा है, ज़्यादा होल्ड करके बैठा है, उस पर आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे। तो वो यही बोल रहे हैं कि ICDR क्या होता है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसको। तो ये जो ना रूल बुक ही होती है, ये रूल बुक होती है जब एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जब वो अपना IPO लॉन्च कर रहा होता है या न्यू शेयर पब्लिक में लॉन्च कर रहा होता है, तब उसको ICDR, एक कंपनी को ICDR यूज़ करना पड़ता है, उस रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है, LODR। यहाँ पर इस LODR को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, लिख रहा हूँ मैं इसमें, ऑब्लिगेशन लिख देते हैं, ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जब वो लिस्ट हो जाती है कंपनी, उसके बाद जो ऑनगोइंग रूल होती है, कंपनी को जो रूल फॉलो करना पड़ता है, वो LODR रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उनमें चेंजेस करने की बात कर रहे हैं आप, तो वो यही है, दे आर करंटली रिव्यूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, कि वो ऐसा काम कर पाए कि प्रमोटर अपना लेवल हटा पाए अगर उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है स्टेक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब मैच्योर स्टैंस ऑन मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर जो पांडे हैं वो बोल रहे हैं कि टारगेटेड रिस्क रीइंफोर्समेंट करेंगे रेदर देन पनिशिंग द होल क्लास फॉर जस्ट वन स्टूडेंट बैड बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखो, एक IPO विंडो ड्रेसिंग होती है। IPO विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, देखो, ये अकाउंटिंग ट्रिक है।
अकाउंटिंग ट्रिक है, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही होती है ना, जब भी कोई कंपनी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही होती है, तो पता है वो एक अकाउंटिंग ट्रिक खेलती है। वो वो अपने अपने जो शेयर्स है ना, उसको ऐसा दिखाती है कि यार हम जो ना बहुत अट्रैक्टिव है, हमारी जो कंपनीज है बहुत अट्रैक्टिव है और प्रॉफिटेबल है, तो हमारे शेयर में आप आईपीओ में आओ, है ना। और अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएशन में दिखाना चाहती है, तो वो क्या करती है, वो रेवेन्यू को तो फॉरवर्ड कर देती है और अपनी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करती, उसको डिले कर देती है। तो रेवेन्यू को तो कर लेती है, अपनी अकाउंटिंग बुक में डाल देती है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंसेस को डिले कर देती है, उसको नहीं करती, डिले करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस शीट उनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट दिखती है, ठीक है, ऐसा दिखता है कि यार बहुत बहुत प्रॉफिट में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब आईपीओ रिलीज होता है तो जितने फाउंडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं वो तो कैश आउट करके साइड हो जाते हैं, और उसके बाद जो विंडो ड्रेसिंग है वो फेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही विंडो ड्रेसिंग फेड ऑफ होना स्टार्ट होगी, कंपनी ने अपने आप ही रजिस्टर करना स्टार्ट कर देगी लॉसेस, जिसकी वजह से जो आईपीओ होल्डर्स होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, वो फंस जाएंगे, ठीक है। ये दिक्कत होती है इसमें। तो क्योंकि ऐसा जो ना एक एक दो दो कंपनियां करती हैं, लेकिन पूरी कंपनी नहीं करती ना, तो सब नहीं करती, तो सब बिकॉज ऑफ वन स्टूडेंट हम ये सब नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे चेंज करने पड़ेंगे जिससे सिर्फ जो बैड एक्टर्स हैं, जो ऐसा काम करते हैं, सिर्फ उन पे ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, वो ही रेगुलेट हो ज़्यादा, ना कि जो पहले से ही रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, कंपनीज हैं, वो फालतू में और बर्डन हो जाए उन पे, ठीक है। तो ही बिलीव्स इन पनिशिंग द आइसोलेटेड बैड एक्टर्स रेदर देन बर्डनिंग द कंप्लायंट कंपनीज विद ओवर रेगुलेशन, उनको ओवर रेगुलेशन नहीं करना चाहते। दूसरा क्या है, M&A लीक्स, मर्जर एंड एक्विजिशन लीक्स। देखो जब एक मर्जर हो रहा होता है ना कंपनी का, या एक कंपनी ए एक्वायर कर रही है कंपनी बी को, तो इसमें क्या है, जो ये लॉयर्स होते हैं, ये टैक्स एडवाइज़र होते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करने वाली है, क्योंकि यही तो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, यही तो लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो इनको पता होता है सब। तो ये क्या है, थोड़े इनसाइडर ट्रेडिंग कर देते हैं, ये लोग जो ना बता देते हैं दूसरे लोगों को कि भाई देखो कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर कर रही है, तुम क्या करो, कंपनी ए के शेयर, कंपनी बी के शेयर खरीद लो। तो जब कंपनी बी के शेयर खरीदेंगे और जैसे ही इन्होंने एक्वायर किया, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी ने एक वीक कंपनी को एक्वायर किया, तो स्ट्रॉन्ग बी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अपने आप ही इन्फ्लेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही दिक्कत है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली ऐसा होता था कि ये लोग जो हैं, जो हमारे लॉयर्स हैं, सीएज हैं, टैक्स एडवाइजरी हैं, टैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ये ऐसी चीज़ें लिख कर देते थे कि भाई M&A हो रहा है इस कंपनी का, तो तुम इसके शेयर खरीद लो। और तब जो ना ये भी बोलते थे कि सेबी जो है ना, सेबी यूज़ ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि हम तो किसी और से रेगुलेट होते हैं। लॉयर बोलते थे हम जो ना बार काउंसिल से रेगुलेट होते हैं, अकाउंटेंट बोलते थे हम ICAI से होते हैं, तो हम सेबी की तो कोई पावर ही नहीं चलती हम पे। लेकिन अब सेबी बोलते हैं नहीं, पांडे वॉन्ट्स दैट द सेबी विल एग्रेसिवली यूज इट्स क्वासी जुडिशरी पावर्स, ठीक है, जहाँ पर वो शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है और हियरिंग करा सकता है, और वहाँ पर गिल्टी पाए गए तो परमानेंटली बैन कर देगा इन चीज़ों से, ठीक है, कि आप मार्केट में आ ही नहीं सकते हो इसमें, ये ड्यू डिलिजेंस कर ही नहीं सकते, M&A कर ही नहीं सकते, तो ऐसे वो कर सकता है, ठीक है, वो ये वॉर्न कर रहा है इन लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री एंड पॉलिसी आउटलुक। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर भी एक इंटरव्यू के बारे में बात करी गई है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा, उन्होंने आउटलाइन किया है अपनी ऑप्टिमिस्टिक येट कॉशियस आउटलुक को ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं और द इवॉल्विंग फाइनेंशियल लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान न्यूज़ है, इसको पढ़ते पढ़ते हम आराम से समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इंडियाज़ गोल्डीलॉक इकोनॉमी हमने बहुत बार बात करी है। जो मल्होत्रा हैं वो कंफर्म करते हैं कि भाई हम अभी जो है ना गोल्डीलॉक फेज़ में है। एक ऐसा इकोनॉमिक स्टेट होता है यहाँ पर ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है और ना ही स्लगिश ग्रोथ रहती है, मतलब ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है और इन्फ्लेशन भी बेनाइन रहती है ना, मतलब ग्रोथ ज़्यादा और इन्फ्लेशन कम, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, होता नहीं है ऐसा नॉर्मली, है ना। नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ अगर हो रही होती है तो उसके साथ इन्फ्लेशन भी पकड़ के आती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा चेंज कर रहा है इस चीज़ को, कि ग्रोथ भी हो रही है और इन्फ्लेशन भी बेनाइन है, ठीक है। तो हम गोल्डीलॉक फेज़ में चल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं गवर्नर हमारे। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल डाटा को विद द प्रेजेंट। 1980s और 90s में जो ग्रोथ थी वो सब 60% थी, 6% थी, और इन्फ्लेशन उस टाइम में बहुत हाई था, जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 7.6 से एस्टिमेटेड है, और वो फ्यूल्ड है बाय द
बाय बोथ कंजप्शन, रूरल कंजप्शन और अर्बन कंजप्शन। हमने बात करी है लास्ट वाले टॉपिक पे, है ना, इस पर लास्ट वाले सेशन में हमने बात करी है इस पे। और फिक्स इन्वेस्टमेंट्स पे, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे, इसके ऊपर हमने बात करी है। इसकी वजह से जीडीपी हमारी बहुत तेज़ बढ़ रही है। द हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। बट एक डाउन साइड रिस्क तो हमेशा रहता ही है। वो बोल रहे हैं कि हम थोड़े ऑप्टिमिज्म में जा रहे हैं, लेकिन हम तब भी कॉशियस हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा है अभी भी एक एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टिनिटीज़, क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को अभी भी, ठीक है। एंड सडन टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, ये सब चीज़ें हमें अभी भी एक थ्रेट कॉज कर सकते हैं, तो उस पर थोड़े कॉशियस भी हैं वो। इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन फॉर बोरोवर्स और जनरल मार्केट के लिए द बिगेस्ट टेक अवे है कि जो आरबीआई का स्टैंड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या होने वाला है। रेट विल स्टे पुट, या तो ड्रॉप होंगे या पुट जैसे कि हैं वैसे ही रहेंगे, या तो करंट लेवल पे रहेंगे या और गिरेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन से एक्सक्लूड करते हैं वॉलेटाइल आइटम्स लाइक प्रेशियस मेटल, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है हमें दिख रहा है, तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के बैंडविड्थ के अंदर है, ठीक है। जो उसकी टॉलरेंस लिमिट है 3 से 3.5 बता रहे हैं, और हमारी टॉलरेंस लिमिट क्या है 2 से 6% की, ठीक है। जो आरबीआई विल कंटिन्यू टू मॉनिटर द डाटा मीटिंग बाय मीटिंग, और वो बट द करंट ट्रेजेक्ट्री इज हाईली फेवरेबल, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो करंट ट्रेजेक्ट्री है वो हाईली फेवरेबल है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो ग्रोस एफडीआई है वो बढ़ा है 13% लास्ट ईयर, यहाँ से बढ़ा है। बट जो एफडीआई नेट एफडीआई है वो लोअर हुआ है, ठीक है, जो कि एक हेल्दी साइन है, क्योंकि ये बोल रहे हैं जो इंडियन कंपनीज है वो अपनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज कर रही है ऑर्गेनिकली, और स्टैंडर्ड प्रॉफिट रिपैट्रिएट भी हो रहा है, आर अकरिंग अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि एक हेल्दी साइन है, ठीक है। मतलब रिपैट्रिएट भी हो रहा है, तो वो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट साइकिल के अकॉर्डिंग, जो कि अच्छी बात है। एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म मनी जो है, फॉरेन मनी है, वो रिसेंटली शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द कंट्रीज लीडिंग द ए आई बूम। पर मानते हैं जो हमारे गवर्नर है वो डिसमिस कर रहे हैं इस चीज़ को एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल, ऐसे है ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने अभी रिसेंटली सिक्योर किया है $250 बिलियन इन टेक एंड एआई इन्वेस्टमेंट प्लेजेस, यहाँ पर वो एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। कैश एंड डिजिटल पेमेंट, अ फैसिनेटिंग पैराडॉक्स इन इंडियन इकोनॉमी, वो अब देखने को मिला है। यहाँ पर साइमल्टेनियसली ग्रोथ हो रही है फिजिकल कैश की भी और डिजिटल पेमेंट की। हमने यहाँ पर देखा है एवरेज ट्रांजेक्शन था या वॉल्यूम था वो 728 मिलियन थे पर डे, ठीक है, डेली एवरेज। और दूसरी ओर फिजिकल कैश भी सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कैश इन सर्कुलेशन कितना है, डिस्पाइट द यूपीआई बूम, कैश कितना अभी चल रहा है, फिजिकल कैश क्रॉस कर चुका है 40 लाख करोड़ रुपीज़। गवर्नर जो है बोल रहे हैं जो एब्सोल्यूट साइज हमारी इकोनॉमी का ग्रो हुआ है, उसकी वजह से ही जो है डिमांड जो है कैश की वो इंक्रीज हुई है, जो कि नेचुरल चीज़ है। पर हम देखा जाए जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, जो कैश का यूसेज है वो डिक्रीज ही हुआ है। कितने पे आ गया है, 11 से 11.5% पे एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सस्टेनिंग यूपीआई, वो अश्योर कर रहे हैं पब्लिक को कि आरबीआई जो है व्यू कर रहा है फ्री डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई एज अ पब्लिक गुड, एंड बजट एलोकेशन विल नॉट कंस्ट्रेन इस फ्यूचर एक्सपेंशन और डेली यूसेज। हमें देखा कि बजट के अंदर इसको कम कर दिया है, इसमें है ना, इस पे जो एलोकेशन बजट एलोकेशन किया है यूपीआई पे कम किया है इस बार, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एंड द फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नर टचेस ऑन सेवरल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग इंडियाज फाइनेंशियल प्लम्बिंग। यहाँ पर एनबीएफसी और बैंक के बारे में बात करी है। उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि क्यों एक एनबीएफसी रश नहीं कर रही है टू कन्वर्ट इनटू द ट्रेडिशनल बैंक्स। उन्होंने ये बोला कि जो एनबीएफसी होती है, हमें पता है वैसे, वो सारे के सारे काम कर सकती हैं बैंक वाले, बट वो डिमांड डिपॉजिट को रेज नहीं कर सकती हैं। और इसके बदले उनको क्या फ़ायदा होता है कि उनको कोई ज़्यादा टाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होते जो बैंक पे होते हैं। ही फर्मली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अलाउइंग एनबीएफसी टू रेज पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टली। उन्होंने अभी मना कर दिया, कोई ऐसा आगे फ्यूचर में प्लान भी नहीं है। एज दे लैक, उन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये लैक करते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड एक्सेस टू द सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के कोई भी टूल्स को ये यूज़ नहीं कर सकते, उसके थ्रू लिक्विडिटी एक्सेस नहीं कर सकते, और वो डिपॉजिट अपने जो डिपॉजिट है उसको भी इंश्योर नहीं करा सकते डीसी जीआईसी से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लैक करते हैं, इसलिए आरबीआई बोल रहे हैं, मतलब गवर्नर बोल रहे हैं कि वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ अलाउइंग द एनबीएफसी टू रेज द पब्लिक फंड डायरेक्टली। वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, या तो तुम पहले बैंक में कन्वर्ट हो तभी करो। AI in banking, bank are already using AI for KYC,
फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट अप्रेजल के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट वो वार्न कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट मस्ट एग्रेसिवली इन्वेस्ट करें साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर। हमने 7 सूत्रास ही पढ़े थे इस पे, है ना, टू काउंटर द न्यू रिस्क एआई जो इंट्रोड्यूस करता है उसको काउंटर करने के लिए। पेनल्टीज एंड कंप्लाइंस, जो आरबीआई का गोल है वो जस्ट टू एक्सट्रैक्ट हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज फ्रॉम रूल ब्रेकिंग बैंक्स, ऐसा कुछ भी उनका गोल नहीं है, बट रेदर टू यूज द डिस्कशन डायरेक्टिव्स एंड मोरल परसुएशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। वो रिस्क मैनेजमेंट कल्चर बनाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ बैंक से पैसा वसूलना चाहते हैं। वो वसूली का काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियाज जीएसटी कलेक्शन फरवरी स्नैपशॉट एंड इकोनॉमिक सिग्नल्स। जो आर्टिकल है वो ब्रेक डाउन करता है इंडिया के जीएसटी कलेक्शन डाटा को फॉर द फरवरी, जो कि लगभग कितना बता रहे हैं, 1.8 लाख करोड़ की फिगर है, और रेसेंट जो रेट रेशनलाइजेशन किया है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और ये बोलता है कि हाईलाइटिंग अ सॉलिड 8.1 ईयर ग्रोथ हुई है इसमें। लेकिन जो हेडलाइन नंबर दिख रहा है हमें, 1.84 लाख करोड़ रुपीज़ की फिगर दिख रही है, 8.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। इसके नीचे कुछ स्टोरियाँ हैं, ठीक है, नुआंस स्टोरीज हैं कि कौन असल में कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर है जो इसको ड्राइव कर रहा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिक इंजन कौन सा बना पड़ा है ना, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं, हमें सॉलिड मंथ तो पता चल गया, ये हमारा सॉलिड नंबर जो है 1.8 लाख करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्ट हुआ है फरवरी में, विच इज़ एन 8.1% इंक्रीज कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर ऑन ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने पेड किया है कितना, 22,595 करोड़ रुपीज एज अ रिफंड टू द बिजनेसेस, जिसकी वजह से नेट जो कलेक्शन है, क्योंकि ये तो ग्रॉस था, अभी नेट कितना हुआ, नेट हुआ 1.61 लाख करोड़ रुपीज, जो कि अपने आप में 7.9% की ग्रोथ दिखा रहा है, इंक्रीज दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, वो ड्राइवर्स देखते हैं, द ट्विन ड्राइवर्स, इंपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक डिमांड। जो सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टर कौन है, इंपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स पे कलेक्टेड करे जाने वाला जीएसटी। ठीक है, तो रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इंपोर्टेड गुड्स सर्ज बाय द मैसिव 17.2%, जो कि कितना अमाउंट है, 47,837 करोड़ रुपीज़। और एक्सपर्ट क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो स्पाइक है वो किसकी वजह से हुआ है, रोबोस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स की वजह से, टाइटर कॉम्प्लाइंस एट कस्टम चेक पॉइंट की वजह से भी हुआ है। ठीक है, राइट नाउ जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर रहा है मच स्ट्रॉन्गर लिफ्ट टू द जीएसटी कलेक्शन देन द डोमेस्टिक बाइंग। ठीक है, तो बाहर जो इंपोर्ट हम करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स लगता है, वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है जीएसटी कलेक्शन को। उल्टा जो डोमेस्टिक बाइंग है वो बहुत नॉर्मल है, वो मॉडरेट है, 5.2 आएगी वैसे आगे। तो यहाँ पर देखो, रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से हुआ है। जब भी कोई हमारी इंडिया में कंपनी अपने को एक्सपैंड करना चाहती है, अपग्रेड करना चाहती है, तो वो कुछ स्पेशलाइज्ड फॉरेन इक्विपमेंट मांगती है। ठीक है, उसकी डिमांड करती है और उस पर रिलाय होती है। तो जब वो आते हैं, वो मशीनरीज आती हैं, हेवी मशीनरीज आती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन मशीनरीज पे क्या करती है, इंटीग्रेटेड जीएसटीज लगाती है, जिसकी वजह से जीएसटी बढ़ जाता है। तो यही बताने चाह रही है कि यहाँ पर इस टाइम पे जो हमारी खुद की कंट्री की जो है डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं या एक्सपैंड कर रही हैं। और वो एक्सपैंड तभी करती हैं उनको डिमांड आती हुई दिखती है, या उनको दिखता है कि हाँ फ्यूचर में हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जीडीपी भी ग्रो कर रही है, तो वो सब चीज़ें दिखती है। और अभी जो है ना, कंप्लाइंस भी अच्छा हो गया है एट कस्टम चेक पॉइंट। तो मतलब गवर्नमेंट स्मार्टर हो गई है, गवर्नमेंट जो है डाटा एनालिटिक्स यूज़ कर सकती है, डाटा को यूज़ करके देख सकती है। तो अब क्या है, लोग इंपोर्ट वाला जो टैक्स इवेशन कर देते थे वो नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है। तो इसलिए इन दो रीज़न की वजह से जो हैवी लिफ्टर हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे लगने वाला जितना भी रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट गुड्स है वो सर्ज हुआ है, और उस पर हमारा जीएसटी कलेक्शन भी सर्ज हुआ है। द स्टडी बेस्ड डोमेस्टिक, जहाँ दूसरी ओर डोमेस्टिक नॉर्मल है, कितना है, 5.3 है, मॉडेस्ट है, जितना है 1.35 लाख करोड़ रुपीज़। देखो, वाइल इट्स नॉट सर्जिंग लाइक अ इंपोर्ट की तरह 17.2 की तरह नहीं बढ़ रहा है माना, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट दैट द लोकल कंज्यूमर्स एंड बिजनेस स्पेंडिंग रिमेन स्टेबल है, रेजिलिएंट है, ऐसा भाग नहीं रही है, एक्सप्लोड नहीं कर रही है, स्टेबल है, मॉडरेट है, चल रही है आराम से। द मिसिंग 2 लाख करोड़ माइलस्टोन, हमारा माइलस्टोन था कि 2 लाख करोड़ हम मार्क को क्रॉस करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज रेट रेशनलाइजेशन हुआ है। गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस कम किए हैं ना, हमें पता है, दो ही टैक्स स्लैब्स हैं, तो उसकी वजह से क्या है, टेम्प्रेरी एक नीचे ग्रोथ कम हो गई है जीएसटी की कलेक्शन की, तो इसकी वजह से हम जो 2 लाख करोड़ का जो मार्क है उसको पूरा नहीं कर पाए। पर सिल्वर लाइनिंग क्या है, इवन तो जो टैक्स रेट है उसको कट किया गया है, पर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन स्टिल वेंट अप 8.1, हमने देखा अभी, है ना। ये प्रूव करता है कि
मैसिव कंजप्शन अपस्टिक है क्योंकि लोगों के पास अपटिक है क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है अभी, और उसकी वजह से क्या है, लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं, वो चीपर सामान बाय कर रहे हैं लेकिन बहुत बाय कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेसफुली कंपनसेट फॉर द लोअर टैक्स रेट पर आइटम, जो उसको कंपनसेट भी कर रहा है। फिर स्टेट बाय स्टेट डिवाइड भी क्रिएट हो गया है। देखो कुछ ओवर अचीवर्स हैं जहाँ पर हमने ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट किए हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो कि स्मॉलर स्टेट्स हैं और स्पेसिफिक रीजन स्टेट्स हैं, उन्होंने शो किया है एक्सेप्शनल ग्रोथ, फॉर्मलाइजिंग इन डीपर पॉकेट्स ऑफ द कंट्री। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, लद्दाख। ये क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पहले से बहुत कम फॉर्मल, मतलब बहुत सारी इकोनॉमी जो थी ना, फॉर्मल इकोनॉमी थी और वो डिजिटल पुश में नहीं थी, वहाँ पर डिजिटली कोई अपग्रेड हुआ ही नहीं था कुछ भी। तो अभी क्या है, वो होने लग गया है, अब यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन हो गया है, तो बहुत बड़े स्केल पे हुआ है, जिसकी वजह से ये ओवर अचीवर बन गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। दूसरी ओर यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जिसकी वजह से क्या हाईवे बनाया है। अगर हाईवे बनाया है तो वहाँ पर क्या है, स्टील और क्या बोलते हैं, स्टील, सीमेंट, ये सब खरीदा होगा, तो वहाँ पर उसकी वजह से वहाँ पर कंजप्शन में चला गया वो, क्योंकि चीज़ें जब भी खरीदी होंगी उस पर जीएसटी लगा होगा, और उसकी वजह से क्या है, इनडायरेक्टली ऐसे स्टेट्स का जीएसटी कलेक्शन एक एक्सेप्शनली ओवर अचीवर बन गया है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं थी, ग्रोथ करनी पड़ी, उसकी वजह से जीएसटी अपना भी बढ़ गया। दूसरी ओर है अंडर परफॉर्मर्स। दिस इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर द पॉलिसी मेकर। सेवरल लार्जेस्ट, इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट्स जो हैं वो कुछ नेगेटिव शो कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु जो है -6 पे है, मध्य प्रदेश -8 पे है, राजस्थान -1 पे है, नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न है। देखो तमिलनाडु का नेगेटिव पता है क्या है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पर कार बनती है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर कार बनती है, अभी प्रोड्यूस हुई यहाँ पर तो, लेकिन मान लो कार जो है ट्रैवल होके मतलब कहीं गई और इस बिहार में चली गई, लेकिन कंज्यूम कहाँ हुई, कंज्यूम हुई, कंजप्शन हुआ इसका बिहार के अंदर, तो बिहार पे जीएसटी, इस स्टेट के थ्रू जीएसटी आ जाएगा। तो दिक्कत ये होती है तमिलनाडु के साथ, ऐसी होती है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कंज्यूम कहाँ होती है, दूसरे स्टेट में हो जाती हैं, तो इसलिए दूसरे स्टेट के यहाँ परफॉर्मर बन जाते हैं अच्छे खासे, ये बेचारे अंडर परफॉर्मर रह जाते हैं। तो तमिलनाडु के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है। और कुछ कुछ जैसे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर थोड़ी कम दिखी है, सिर्फ 6% दिखी है, सिर्फ सिंगल डिजिट दिखी है। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में सिंगल डिजिट दिखी है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गया है मार्केट सेचुरेशन। भाई पहले से ये इतने फॉर्मलाइज हो गए हैं, बहुत कुछ कर लिया है इन्होंने, तो इनके जो ग्रोथ होती है ना बहुत धीरे ही होती है, क्योंकि पहले से ही बहुत आगे हैं ये। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। दूसरी ओर जो राजस्थान है, यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है, एमपी है, यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है। यहाँ पर इसलिए भी नेगेटिव देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोकलाइज इश्यूज हैं, लोकलाइज इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग स्पेंड कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो जीएसटी कम यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। तो कभी कभी रूरल डिस्ट्रेस की वजह से भी होता है ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जीएसटी कलेक्शन और चीज़ों की वजह से हो, कभी कभी लोकलाइज इशू भी होते हैं, ओवरऑल इशू भी नहीं होते, सिर्फ लोकलाइज की वजह से भी होते हैं। तो वो यही है यहाँ पर। मैच्योरिंग सिस्टम, द स्पीड ऑफ द रिफंड। देखो स्पीड ये बहुत मैटर करती है कि कितनी जल्दी आप मनी को वापस सिस्टम के अंदर डाल दो। तो ओवरऑल रिफंड जंप किया गया है 10.2%, ड्रिवन हेवीली बाय द 26.5% सर्ज हुआ है इन एक्सपोर्ट रिलेटेड फंड्स में। तो देखो जितना जल्दी इन एक्सपोर्टर्स को पैसा मिल जाएगा वापस, है ना, रिफंड हो जाएगा, उतना ही इनके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी बहुत जल्दी, जो कि एक वाइटल चीज़ है। कैश फ्लो जितना जल्दी बिजनेस के अंदर बैक होगा, वापस आएगा, उससे क्या है, फ़ायदा होगा इन लोगों को। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो और सामान को बना के, ठीक है, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसा फ़ायदा करती है। तो अगर मैच्योर सिस्टम होगा, जीएसटी का आर्किटेक्चर मैच्योर होगा, तो क्या है, ये लोग जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी फ़ायदा उठा पाएंगे, पूरी स्टेट भी फ़ायदा उठा पाएगी, ठीक है, वहाँ पर हेल्दी बिजनेस चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, लास्ट न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ को देखते हैं। एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर्स EMI स्कीम, आ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन कस्टम ड्यूटी पेमेंट। तो ठीक है, डायरेक्ट आगे चलते हैं कि ये यहाँ पर यही बोल रहा है, फर्स्ट अनाउंस इन द फाइनेंशियल ईयर 27 बजट, जहाँ पर एक जो EMI स्कीम है फंडामेंटली चेंज करती है कि कैसे और कब व्हेन कंपनी पेज कस्टम ड्यूटीज। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोर मैकेनिज्म क्या है, पे लेटर क्लियर नाउ। तो अंडर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जब एक कंपनी इंपोर्ट करती है गुड्स को, ठीक है, लाइक रॉ मटेरियल खरीदती है, इंपोर्ट कराती है, मशीनरी इंपोर्ट कराती है इंडिया में, तो उसी टाइम पे उनको जो है ना कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है अप फ्रंट, बिफोर द गुड रिलीज फ्रॉम द इम्पोर्ट इटसेल्फ, ठीक है। पोर्ट से रिलीज होने से पहले पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है कंपनीज को, अगर वो कुछ भी रॉ मटेरियल या मशीनरी इंपोर्ट कराना चाह रही है। तो चेंज क्या किया, EMI स्कीम में जो है ना, EMI स्कीम एक ट्रस्ट बेस्ड फैसिलिटी है, जहाँ पर जो अप्रूव्ड, जो इसके अंदर
अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर है वो क्लियर कर सकता है अपने इम्पोर्टेड गुड्स थ्रू कस्टम इमीडिएटली विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, ठीक है। अपफ्रंट ड्यूटी नहीं पे करनी है, ये बाद में पे कर सकता है। तो इंस्टीड ऑफ पेइंग पर शिपमेंट ना पे करके ये कंसोलिडेटेड कस्टम ड्यूटी बिल पे करता है, ठीक है। पे देम ऑन अ मंथली बेसिस। तो पहले क्या होता था, पहले जब पोर्ट में सामान आता था तभी आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। अब क्या है, मान लो 10-15 सामान आ गए, ठीक है, पूरे महीने में, आपको एंड में कस्टम ऑफिसर जो है ना एक एंड में एक पूरा बिल भेज देगा कि भाई इतना पूरा पे कर दो। तो वो मैन्युफैक्चरर फिर मंथ के एंड में वो पे कर देगा पूरा का पूरा अमाउंट। तो दिस इज गवर्न बाय द डेफर्ड पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी रूल ऑफ 2016। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होता है आगे देखते हैं। अनलॉकिंग वर्किंग कैपिटल। अभी गवर्नमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, इज टू सपोर्ट द लोकल मैन्युफैक्चर बाय ईजिंग द कैश फ्लो कंस्ट्रेंट। जो डिफर्ड बाय डिफरिंग द पेमेंट टैक्स पेमेंट, जो मैन्युफैक्चर है उनके पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा एकदम, क्योंकि नॉर्मली क्या था, उनको लॉकअप करना पड़ता था पोर्ट में, भाई पोर्ट में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी एकदम इमीडिएटली जैसे ही आपका सिंगल शिपमेंट आई। अभी क्या है, एक मंथ तक आप फ्री हो, एक मंथ तक आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, एक मंथ के एंड में करना है। तब तक तो आप बहुत सारा कैपिटल जनरेट कर लोगे, जो भी आपके पास वर्किंग कैपिटल है उसके थ्रू, है ना। दे कैन ब्रिंग द मटेरियल इनटू द फैक्ट्री, उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिर पोटेंशियली जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू बिफोर द एक्चुअल टैक्स बिल कम, जो कि हमारे मंथ के एंड में आएगा। तो इससे क्या है, वर्किंग कैपिटल अच्छी हो जाएगी। एप्लीकेशन कब तक दे सकता है कोई बंदा इसमें मैन्युफैक्चर 1 मार्च से स्टार्ट है, ठीक है। और कब लाइव होगी है, 1 अप्रैल 2026 को लाइव होगी। और करंट एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, 31 मार्च 2028 तक, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है तो गवर्नमेंट जो है किसी को भी ऐसे नहीं दे देगी, ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं दे देगी ये शॉर्ट टर्म टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर जो एंट्री बैरियर है वो स्ट्रिंजेंट है। तो अगर आपको ईएमआई स्कीम के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको एक कंपनी को स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना, प्रूफ करनी पड़ेंगी, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल प्रूफ कि भाई वो एक्टिव मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर होना चाहिए ना बिजनेस फॉर एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो इससे कौन सी कंपनी जा रही है, फेक कंपनीज खत्म हो रही हैं, कोई भी फेक कंपनी नहीं आ सकती अब इसमें। क्योंकि कभी कभी होता था जो फ्रॉडस्टर होते थे ना, वो एक फेक कंपनी रजिस्टर करा लेते थे और हाई वैल्यू गुड्स को मंगा लेंगे, उस पर कस्टम कुछ पे नहीं करेंगे और उस सारे मटेरियल को गुड को ब्लैक मार्केट में बेच देंगे और गायब हो जाएंगे। फिर जब बिल आएगा तो पता नहीं चलेगा कि भाई किसको बेचना है, वो तो भाग गए बंद करके। तो एक ऑपरेशनल होनी चाहिए एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की सारी की सारी फेक कंपनीज ना है, शेल कंपनी ना है। ट्रेड वॉल्यूम जो है मिनिमम मस्ट हैव फाइल मिनिमम ऑफ 25 एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, जैसे शिपिंग बिल हो गए या बिल ऑफ एंट्री हो गए, अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किया होना चाहिए इन्होंने। दूसरा क्या है, उनका जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, मस्ट हैव एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज़। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो डिफर्ड पेमेंट सिस्टम जो है ना, उसको जब मैनेज करते हैं तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए होती है, उसके लिए बैंडविड्थ चाहिए होता है ना, फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज आ जाए जिसका जिसका रेवेन्यू टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है, तो वो क्या करता है, वो जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट का सामान लेके आएगा, ठीक है। और उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैकिंग करने का, कलेक्ट करने का, वो डिफर्ड पेमेंट है ना। तो वो उसके प्रॉफिट को जो कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है वो पूरा नहीं हो पाता उससे, उल्टा आप ज़्यादा पेमेंट कर डालते हो, गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा हो जाता है उस पर। तो इसलिए वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही बुला रहा है जिनका टर्नओवर एक्सीड करता है 5 करोड़ से ज़्यादा। फाइनेंशियल हेल्थ must have a positive net worth for at least 2 financial year backed by the certificate from the chartered accountant। भाई सॉल्वेंसी चेक होनी, ये सॉल्वेंसी चेक के लिए है। एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब अगर एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी कम है, ये पॉजिटिव है। नेट वर्थ पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भाई बैंक अपना पैसा या गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल सकती है कैसे भी, है ना, मतलब उसको रियलाइज कर सकती है कैसे भी। हाँ, बैंक की नहीं, मतलब गवर्नमेंट की बात करता हूँ। इम्पैकेबल टैक्स कंप्लाइंस, एक उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कंपनी को इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड वैलिड होल्ड करना होगा और एटलीस्ट 1 एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ऑल पेंडिंग GSTR 3B फॉर्म, ये GSTR 3B फॉर्म क्या होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन होते हैं ऑफ द कंपनी के जीएसटी की लाइबिलिटीज़ का। तो अगर वो पेमेंट नहीं किया उन्होंने, अभी तक सब पेंडिंग में है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में, तो ये क्या शो कर रही हैं, द पास्ट बिहेवियर इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। तो वो ये शो कर रहे हैं, अगर उसने अपने पेंडिंग GSTR 3B फॉर्म्स नहीं फाइल किए अभी तक, वो पेंडिंग में है, इसका मतलब वो ये डेफर्ड पेमेंट को भी नहीं देगा कभी भी। तो हिस्ट्री मैटर करती है, द पास्ट बिहेवियर इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर।
अगला क्या है, नो हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द कस्टमर बट फेलिंग टू डिपॉजिट दैम विद द गवर्नमेंट। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरर, इसने कस्टमर से पैसे तो ले लिया है, ठीक है, उसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, इसका मतलब इसने स्टील कर लिया है मनी, पब्लिक फंड को। तो गवर्नमेंट बोल रही है इसमें जीरो टॉलरेंस है उसके लिए, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जो ना जितनी भी ट्रस्ट बेस्ड स्कीम है उससे ही बाहर निकाल देंगे। अगला क्या है, लीगल चेन रिकॉर्ड, द एंटिटी मस्ट हैव एब्सोल्यूट नो रिकॉर्ड ऑफ अरेस्ट, कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए उस पर, प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, द गवर्नमेंट इज इन जस्ट हैंडिंग आउट द ब्लैंक चेक्स, तो कस्टम कमिश्नर विल एक्टिवली मॉनिटर द यूसेज ऑफ दिस फैसिलिटी थ्रू द ICES का इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम से वो चेक करता रहेगा डाटा डैशबोर्ड से। अगर कंपनी मिस करती है कोई भी मंथली पेमेंट या ब्रीच करती है कोई भी एलिजिबल कंडीशन को, तो EMI अप्रूवल कैन बी इंस्टेंटली सस्पेंडेड और परमानेंटली रिवोक्ड। बस, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर करना कि मेरा भी चैनल ग्रो हो। थैंक यू।